हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम करते हैं आपके डॉन न्यूज़पेपर के कंप्लीट एनालिसिस की आज 167 क्लास के अंदर। एंड टुडे इज 23 मार्च 2026। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। हमारी ईद जो है वो गुजर चुकी है। आई होप आपके लोगों की भी अच्छी ईद गुजरी होगी। एक चीज बताना चाहूंगा कि हमारे एग्जाम को 9 मंथ रह चुके हैं, ठीक है, CSS 2027 को। लास्ट मंथ जो जैन का है उसको मत काउंट करें। हो सकता है इस बार FPSC CSS एग्जाम्स की डेट्स आगे पीछे कर सकती है क्योंकि रमजान भी साथ ही आएगा, तो इसलिए जो है वो कुछ रद्दोबदल कर सकती हैं। तो आपने क्या करना है, यहां पर अपना जो प्लान बनाना है, स्टडी का प्लान, वो 9 मंथ का ही बनाना है। अब यहां पर जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले उनके लिए कुछ चीजें हैं, मैं क्लियर करना चाहूंगा। देखिए, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट देने जा रहे हैं CSS 2027 की, तो पहली बात यह है कि आपकी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए। सेकंड यह है कि आपकी लैंग्वेज वो भी अच्छी होनी चाहिए, और राइटिंग स्किल तो बहुत ज्यादा मैटर करती है। और भी बहुत सारी चीजें, एनालिटिकल अप्रोच जो है आपकी डेवलप करना इधर हमारा काम है। डेली बेसिस के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं, 5 to 6 टॉपिक्स को हम यहां पर कवर कर रहे हैं। तो आपकी जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है वो भी यहां पर फास्ट हो सकती है, आप आइडियाज जल्दी पिक कर सकते हैं, क्योंकि आप एट द सेम टाइम जो है मल्टीफेरियस कह लें कि यहां पर टॉपिक्स को जब डिस्कस करते हैं, आइडियाज को पिक करते हैं, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाती है डेली बेसिस के ऊपर। लेकिन यहां पर जो है आपकी रीडिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है, बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपकी राइटिंग स्किल अगर थोड़ी सी वीक है तो उसके ऊपर काम करने की जरूरत है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एक चीज तो ये, लेकिन आप देखें जो है ना, बात मैं हमेशा से ये एक ही बात करता हूं कि रियलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए आपकी। देखें, आप चलें जो हम जो बड़ी एफर्ट लगाते हैं, आप बड़ी स्ट्रगल करने के बाद अगर आप रिटर्न क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आपकी एलोकेशन कंप्रोमाइज हो सकती है। उसकी रीजन ये है कि एक तो हमारे पास सीट्स कम होती हैं जो भी FPSC की तरफ से दी जाती हैं, 2060 या कह लें कि यहाँ पर 2070 तक, ठीक है, 270 या 60 तक जो है सीट्स होती है, उसमें भी कोटा है कुछ, यहाँ पर इस तरह जो डिवाइड हो जाती है फर्दर। अब देखें, यहां पर आपने अब CSS रिटर्न क्वालिफाई नहीं करना, बल्कि आपको अच्छे मार्क्स भी चाहिए। ये मैं बड़ी रियलिस्टिक अप्रोच के साथ बात कर रहा हूं। अगर कोई समझ रहा है कि सारा आप डीमोटिवेट कर रहे हैं या डिस्करेज कर रहे हैं, तो मेरा डिस्करेज करने का हरगज मकसद ये नहीं है। मोटिवेट करना पर्पज है मेरा डेली बेसिस के ऊपर, लेकिन आप थोड़ा चीजों को जो है रियलिस्टिक अप्रोच के साथ लेकर चलने की कोशिश करें। देखिए, आपको रीडिंग अच्छी करनी पड़ेगी, आपकी राइटिंग स्किल बहुत ज्यादा मैटर करती है। मैं कह लें कि डेली बेसिस के ऊपर यह चीज बता रहा हूं। देखें, अगर आप, मैं पहले भी मैं बता चुका हूं भी कि अगर आपका रिटर्न फॉर्म में अगर मार्क्स कम आते हैं तो फिर एलोकेशन के ऊपर थोड़ा सा आप जो है वो कह लें कि आपको इश्यू देखने को मिल सकता है, एलोकेशन कंप्रोमाइज हो सकती है। तो अपने राइटिंग स्किल अच्छी करें, उसके बाद अपने आइडियाज को क्लियर करें, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करें, नॉलेज अपना जो है वो पॉलिश करें। उसके बाद अगर देखा जाए हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज है ओपिनियन। देखिए, ओपिनियन आप उसी वक्त ही देते हैं जब आपके पास अच्छा नॉलेज होता है, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते हैं। अब यहां पर जो है हम डेली बेसिस के ऊपर चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। अब एट द सेम टाइम आप जब मल्टीफेरियस चीजों को यहां पर अंडरस्टैंड करेंगे तो आप ये समझ लें कि आपकी डेली बेसिस के ऊपर प्रैक्टिस हो रही है। मेन एग्जाम के अंदर हम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, यहां पर 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं CSS के। और उसके बाद अगर देखा जाए तो यहां पर हम कितने यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, 5 to 6 टॉपिक्स होते हैं। तो यहां पर आपकी डेली बेसिस के ऊपर प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है। इस चीज से फायदा उठाएं जो आपको फ्री में मिल रही है, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं यहां पर साथ जरूर बताना चाहूंगा कि अपनी नोट्स मेकिंग लाजमी करें, क्योंकि आप करंट अफेयर का पेपर जस्ट करंट अफेयर के पेपर तक नहीं रहा, वो आपका पाकिस्तान पेपर में, पाकिस्तान अफेयर के पेपर में भी काम देता है, आपके IR के पेपर में भी रोल प्ले करता है, ऐसे का पेपर है। तो अब ऐसे के टॉपिक्स भी वो आ रहे हैं जो आप समझ लें कि कंटेम्परेरी सिनेरियो के साथ रिलेट करके दे रहा होता है। इस्लामिक स्टडी ले लें आप, ठीक है। इस्लामिक स्टडी क्या है, उसके अंदर टोटली अगर देखा जाए तो कंटेम्परेरी सिनेरियो के साथ रिलेट करके दे रहा है। जिस तरह टेररिज्म का इशू है, अभी इस्लामोफोबिया फिर जो है यहां पर एस्केलेट होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस तरह के टॉपिक जो है वो इस्लामिक स्टडी के अंदर जो है वो कह लें कि कनेक्ट करके दे सकता है, उसको आपस में रिलेट करके दे सकता है। ये इंपॉर्टेंट है। पोल साइंस का पेपर उठाकर देख ले, उसके अंदर भी है।
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर उठा कर देख ले, इसी तरह जेंडर स्टडी का पेपर उठा, जेंडर स्टडी का तो मोस्टली आप देखेंगे कि आपको जो है वो करंट सिनेरियो के साथ रिलेट होते हुए नजर आएगा पेपर पूरा, ठीक है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस नहीं होंगे जो थेरीज के ऊपर बेस करते हैं या मूवमेंट्स है कुछ, लेकिन करंट जो यहां पर मूवमेंट्स है वुमेन्स को लेकर वो भी तो आपको ऐड करना पड़ेंगे ना मॉडर्न एरा के अंदर। तो इसलिए बोल रहा हूं डेली बेसिस के ऊपर इनको जो है लाजमी आपने नोट डाउन करना है, नोट्स मेकिंग करनी है। देखिए लेक्चर आपके, देखिए अगर आप 26 कह लें कि यहाँ पर 1 जनवरी से जो है यहाँ पर अपने लेक्चर्स ले सकते हैं, पूरा वीडियोस को वॉच कर सकते हैं, अपने नोट्स मेकिंग कर सकते हैं। जो है आपके लेक्चर्स अवेलेबल हैं एमसी स्टडी सीएसएस प्लेटफॉर्म पर, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अब हम नोट्स कहाँ से बनाएंगे या हम अब आर्टिकल्स ढूंढते रहेंगे, मैगजीन्स ढूंढते रहेंगे। तो उससे अच्छा है आप डेली बेसिस के ऊपर अपनी प्रैक्टिस यहाँ पर करते रहें 5 टॉपिक्स को लेकर या 6 टॉपिक्स को लेकर या 7 टॉपिक्स को लेकर। इसके अलावा जितने भी एस्पिरेंट्स हैं बी पॉजिटिव होकर, बी ऑनेस्ट होकर, लाइक कमेंट एंड शेयर लाजमी किया करें। चलते हैं अब हमारे टॉपिक्स की तरफ। देखें उससे पहले हम यहां पर डेली बेसिस के ऊपर एक आध स्टेटमेंट को लाजमी डिकोड करते हैं जो हमारे सीएसएस के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहती है, चाहे हमारा पेपर जो है वो कह ले के पीएमएस का हो चाहे हमारे सीएसएस का हो, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम एक और चीज यहां पर ऐड करें, एक और बात भी यहां पर करते हैं कि जो लिटरेरी यहां पर स्टेटमेंट है या फिलोसफिकल स्टेटमेंट हम जो डिकोड करते हैं, इससे होता क्या है कि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए एक बड़ा मैं कह ले कि एक उनका सॉल्यूशन बता रहा हूं, जिनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग यहां पर स्लो है, जिनके आइडियाज यहां पर स्लो है, जो आइडियाज को जल्दी पिक नहीं कर पाते, जिनकी राइटिंग स्किल जो राइटिंग स्पीड है वो यहां पर जो है वो नहीं बढ़ती। तो आपने करना क्या है कि डेली बेसिस के ऊपर एक आध फिलोसफिकल स्टेटमेंट को लाजमी डिकोड किया करें, लिटरेरी स्टेटमेंट को लाजमी जो है आप डीकंस्ट्रक्ट किया करें। उससे होता क्या है कि देखिए आप एक टॉपिक है उसको आप मल्टीफेरियस एंगल से उसको टच देने की कोशिश करते हैं। क्या आप ये समझ लें कि मल्टी फैसेटेड मींस मल्टीपल आप आइडियाज को पिक करने की कोशिश करते हैं, चाहे रिलीजन से हो, चाहे यहां पर साइंस एंड डिस्कवरीज हो, चाहे यहां पर फिलोसफर्स हो, चाहे आप कह लें कि यहां पर लिटरेचर हो। तो आप क्या करते हैं वहां से पिक करने की कोशिश करते हैं, उनको ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो आपने करना क्या है कि जब आप यहां पर कह लें कि एट द सेम टाइम जब मल्टीफेरियस चीजों को यहां पर पिक कर रहे होंगे तो इससे क्या होगा कि आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग फास्ट होती है। तो जब आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग फास्ट होगी, आपको आइडियाज ब्रेन के अंदर जल्दी आएंगे, तो इससे होगा क्या कि आपकी राइटिंग स्पीड जो है यहां पर बढ़ जाएगी। नहीं तो आप राइटिंग स्पीड नहीं बढ़ा सकते, ये मैं चीज यहां पर क्लियर कर दूं। हाँ, उसके साथ और भी बहुत सारी चीजें देखिए, इससे क्या आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपका नॉलेज पॉलिश होना चाहिए, आपके पास अच्छी ओपिनियन होनी चाहिए, और ये सारी चीजें होंगी तो फिर यहां पर क्या होगा, आपकी राइटिंग स्पीड बढ़ सकती है, क्योंकि आपके आइडियाज ऑलरेडी जल्दी से आ रहे हैं, पिक कर रहा है ब्रेन। तो देन अगर जल्दी पिक कर रहा है ब्रेन, तो आप जो है वो हाथ जो है लिख रहे हैं, उसकी स्पीड भी यहां पर बढ़ जाएगी। तो चलते हैं अपने स्टेटमेंट की तरफ। आज हमारे पास इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट कही गई है वेल डोरांट ने, और वेल डोरांट का आपको पता ही है कि इनका लिटरेचर के ऊपर बहुत ज्यादा हमें काम देखने को मिलता है। देखिए, इनके इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट को आपने अंडरस्टैंड करना है। अब मैं जो आप सिविल सर्विस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए मैं बताना चाहता हूं, जो कहते हैं ना कि राइट डायरेक्शन नहीं मिल रही। अब यहां पर इस स्टेटमेंट को आप समझेंगे, नॉलेज इज पावर। क्या कह रहा है? नॉलेज इज पावर बट ओनली विजडम इज लिबर्टी। अब इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड करना। देखिए, नो डाउट वो कह रहा है कि नॉलेज जो इल्म है वो आपको ताकत देता है, लेकिन विजडम वो ऐसी चीज है जो आपको कह ले कि यहां पर सही तरीके से जीने के लिए और यहां पर डिसीजन मेकिंग करने के लिए आजादी देती है। क्या देती है? अक्लमंद आपको जो है वो अकल क्या देती है? आपको आजादी देती है। विजडम आपको क्या देती है? आजादी देती है। और किस तरह आजादी देती है, इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड करना। देखिए, आपने बहुत सारा नॉलेज हासिल कर लिया, आप सिविल सर्विस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब यहां पर अकल क्या करिए? आपको आजादी दे रही है यहां पर कि आप उसको सही डायरेक्शन में कैसे चूज कर सकते हैं, उसको कैसे पिक कर सकते हैं सही डायरेक्शन में, जितना भी नॉलेज है, और उसको कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आर यू गेटिंग माई पॉइंट, कि यहां पर आप चीजों को समझे कि आपके पास नॉलेज है, अगर आपको और जो अकल है वो आपको आजादी देती है कि आप उस नॉलेज को किस तरह जो है अप्लाई कर सकते हैं सही राइट डायरेक्शन के अंदर। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहां पर
एस्पिरेंट्स की बात करते हैं, बहुत सारा आप नॉलेज गेन कर लेते हैं, लेकिन होता क्या है कि अगर आप में अकल ही नहीं है कि आपने उस नॉलेज को किस तरह जो है अप्लाई करना है, किस तरह लेकर चलना है, तो फिर क्या फायदा उस नॉलेज का। जो आपको इस तरह तो आपके पास जो नॉलेज से ताकत आई है वो भी खत्म हो जाएगी। देखिए, नॉलेज से ताकत से मुराद क्या होता है? नॉलेज जो है ना, नॉलेज क्या होता है? आपको इंफॉर्मेशन होती है, आपके पास डाटा होता है, आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, ठीक है, आपके पास कोई रूट कॉजेस है किसी टॉपिक की, आपके पास उसकी सजेशंस है, रेमेडीज है, आपके पास आपने बहुत सारे राइटर्स के बारे में पढ़ा हुआ होता है, ठीक है, उनकी स्टेटमेंट्स होती है। तो इस तरह आप एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स आप पास होते हैं, ठीक है। तो ये चीज क्या होता है? आपको ताकत देती है मेन एग्जाम्स में आप अपने परफॉर्म करने के लिए। तो मेरे पास मैंने 12 सब्जेक्ट है, तो भाई मैंने कवर किया, मेरे पास नॉलेज है, तो अब जो मैं एग्जाम दे सकता हूं। लेकिन ये विजडम है जो आपको आजादी देती है सही राइट डायरेक्शन में नॉलेज को इस्तेमाल करने की, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि हमेशा जो है अगर आप नॉलेज गेन कर रहे हैं तो मैटर करता यह है कि आप उस नॉलेज को किस तरह यूज कर रहे हैं, किस तरह उसको यूटिलाइज कर रहे हैं डेली लाइफ के अंदर। इस चीज की आजादी देता है बेसिकली, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं हमारे टॉपिक्स की तरफ। सबसे पहले जो हमारे पास इंपॉर्टेंट यहां पर ओपिनियन आर्टिकल रहने वाली है मलिया लोधी साहिबा की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी वीकली बेस के ऊपर जो है एक ओपिनियन आती है जिसको हम लाजमी डिकोड करते हैं और एनालिसिस भी करते हैं। बाकी भी हमारे पास यहां पर ओपिनियन आर्टिकल्स रहेंगी, एडिटोरियल आर्टिकल्स भी हैं और न्यूज आर्टिकल्स भी हैं, जिनको 1 by 1 जो है यहां पर डिस्कस करते हैं, इनका एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास ओपिनियन रहने वाली है यहां पर मलिया लोधी साहिबा की, वो क्या कहती है कि लेसन्स फ्रॉम द वॉर, लेसन्स फ्रॉम यूएसए ईरान कॉन्फ्लिक्ट। अब किसके बारे में यह बात की जा रही है? बेसिकली यूएसए के बारे में। और ये आईआर के पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? आईआर के पेपर के लिए। यहां पर मैं बता दूं, अगर यूएसए की फॉरेन पॉलिसी के बारे में पूछ ले, या यूएसए जिस तरह यहां पर वॉर के अंदर इन्वॉल्व हुआ है, चाहे वेनेजुला वाला ही हो, चाहे यहां पर मिडिल ईस्ट के अंदर वॉर हो, चाहे यहां पर अगर देख ले कि जहां जहां पर ट्रंप ने 2025 के अंदर सीज फायर करवाई थी, अब वो आपका कह ले कि थाईलैंड कंबोडिया भी हो सकता है, आर्मीनिया अजरबैजान भी हो सकता है, पाकिस्तान इंडिया भी हो सकता है, कोंगो रिवांडा की वॉर भी हो सकती है यहां पर। अब यहां पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि जो यूएसए ने यहां पर वॉर स्टार्ट की ईरान के साथ और इजराइल के साथ मिलकर, क्या वो जो है जो प्रीवियस उसने वॉर्स लड़ी है उससे उसको जो है वो कह ले कि कोई सबक हासिल नहीं हुआ, जहां पर उसको मुंह के बल खानी पड़ी। फॉर एग्जाम्पल यहां पर 20 ईयर वॉर लड़के गया अफगानिस्तान के अंदर, वियतनाम के वॉर हुई, यहां पर कोल्ड वॉर का इरा चल रहा था, कोरियन वॉर है, उसके बाद यहां पर जो है वो कह लें कि मिडिल ईस्ट के अंदर भी वॉर देखने को मिली। वेनेजुला वाला केस तो चलो उसने कंट्रोल कर ही लिया, बाकी अगर देखा जाए तो उसको मुंह के बल खानी पड़ी और उसको वापस जाना पड़ा। लेकिन अब वही मिडिल ईस्ट के जो यहां पर ईरान के साथ उसने वॉर स्टार्ट की, यहां पर एक तरफ तो उसने जो है वो पैलेस्टाइन के लिए बोर्ड ऑफ पीस भी बनाया, लेकिन दूसरी तरफ जो है यहां पर मिडिल ईस्ट के अंदर कॉस एंड इंस्टेबिलिटी भी यहां पर जो है वो एस्केलेट होते हुए नजर आई। अब इंपॉर्टेंट चीज यह है कि यूएसए को जो ट्रंप की यहां पर पॉलिसीज है, ट्रंप को यहां पर कुछ लेसन्स जो है वो लर्न करने चाहिए था। अब इन लेसन से क्या सबक मिल सकता था बेसिकली कि आप देखें कि गल्फ जितने भी स्टेट्स हैं उनकी यहां पर सिक्योरिटी की बात की गई, लेकिन जो है वो सिक्योरिटी नहीं मिली यहां पर गल्फ स्टेट्स को। उसके बाद अगर देखा जाए जितने भी अलायंस थे, नेटो का मिशन था, तो नेटो यूरोपियन कंट्रीज ने इनकार कर दिया कि हम इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हो रहे। तो इस तरह का फिर उसने यहां पर जो है वो कहने के इंटरनेशनल जो हमें यहां पर लेवल के ऊपर भी उसने सपोर्ट यहां पर मांगी। चाइना को भी बोला, रशिया को भी बोला, साउथ कोरिया, जापान को भी बोला कि भाई स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो रही है तो आप भी आओ। तो इससे जो है ना वो ट्रंप को कुछ लेसन्स यहां पर जो है वो कह ले के सीखना चाहिए। इस तरह की बहुत सारी अंदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, फैक्ट्स एंड फिगर्स है, जिसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये आपका आईआर के जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आईआर का पेपर नेक्स्ट आपका अगर पीएमएस एग्जाम्स आ रहे हैं आपके केपीके के आ रहे हैं, पंजाब के अंदर तो ऑलरेडी नहीं है, लेकिन ये है कि पंजाब के अंदर पीएमएस है, आईआर की बात कर रहे हैं। देखिए अगर आप यहां पर देखें कि केपीके का पेपर है और उसके बाद हमारा सीएसएस 2027, इस बार जो है वो यूएसए को वॉर के साथ रिलेट करके लाजमी क्वेश्चन पूछ सकता है आईआर के पेपर में। हो सकता है कि वो करंट अफेयर के पेपर में भी पूछ ले। तो हम जो है यहां पर डेली बेसिस के ऊपर जो है वो जो यूएसए, इजराइल और ईरान के दरमियान में जब से यहां पर वॉर स्टार्ट हुई है 28 फेब से,
हमने एक एक डेवलपमेंट को यहां पर कवर किया, चाहे छोटी से छोटी डेवलपमेंट ही क्यों ना हो। आप यहां पर लेक्चर उठाकर देखें 28 फेब से आपको सारी यहां पर जो है वो कह ले के डिटेल्स मिलेगी, सारी डिस्कशंस मिलेंगी, सारा एनालिसिस आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको बाद में आर्टिकल्स या मैगजीन्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर हमने फैक्ट्स एंड फिगर्स, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं, किस तरह यहां पर गल्फ स्टेट्स है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजीज, मिडिल ईस्ट, ईरान के यहाँ पर यूएसए की क्या पॉलिसीज रही है। ठीक है, तो पूरा A to Z चीजें जो है हमने जो है कवर किया और अभी तक करते आ रहे हैं, क्योंकि अभी जो है वॉर आपकी 4th वीक में जो है वो एंटर हो चुकी है। तो नेक्स्ट हमारे पास यहां पर ओपिनियन आर्टिकल रहने वाली है, असेसिंग पाकिस्तान ट्रस्ट द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ अलायंस डायनामिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि यूएसए की तरफ से एनुअल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट यहां पर पब्लिश की गई है, जो है वो कह ले के सालाना है, एनुअल बेस्ड है, और उसके अंदर जो है वो कह ले के जो कंट्रीज है जो उसने मेंशन किया यहां पर, तुलसी गबार्ड की जो हमने लास्ट टाइम स्टेटमेंट्स ही हमने डिस्कस की थी कि उन्होंने यहां पर क्या कहा है, पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस की तरफ से यहां पर क्या जो है वो कह ले रिस्पॉन्ड किया गया, ये भी चीज है। लेकिन जो यहां पर ये थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट है, इसके अंदर जो है वो कह ले ये भी कहा गया कि रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया जो अपने न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को यहां पर बढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं पे इन्होंने जो है वो पाकिस्तान का नाम भी यहां पर लिया। तुलसी गबार्ड जो यहाँ पर जो है वो कह लें कि नेशनल इंटेलिजेंस जो हमें नजर आती है सरबरा, उन्होंने तो अगर देखा जाए तो उसका रिस्पॉन्ड क्या किया है। फिर यहाँ पर शुजा नवाज थे जो वाशिंगटन स्कॉलर, उन्होंने क्या रिस्पॉन्ड किया, इस चीज के भी हमने डिस्कशन की वहां पर। लेकिन अब यहाँ पर यह देखना कि एक तरफ तो यहाँ पर यूएसए पाकिस्तान की जो पार्टनरशिप है इसको रिकॉग्नाइज भी करता है और यह भी कहता है कि अकॉर्डिंग टू मार्क रूबियो, अकॉर्डिंग टू पाउल कपूर, तो वो भी कहते हुए आपको नजर आएंगे कि पाकिस्तान जो नेशनल और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के अंदर अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो ये भी चीज है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि रीजन के अंदर जो है वो पाकिस्तान अगर देखा जाए तो उसका जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है। थर्ड हमारे पास है, इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें जो हम डिस्कस करेंगे। थर्ड नंबर पर है एडीबी स्ट्रेटेजी, आसियान डेवलपमेंट बैंक। अगर देखा जाए पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, आपको भी पता है कि ऑलरेडी अंडर प्रेशर इकोनॉमी थी, तो और ऊपर से यहां पर हमें यूएसए, इजराइल और ईरान के दरमियान में वॉर देखने को मिली। अब जो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जो है अपने अरेबियन सी से जो गल्फ स्टेट्स के साथ ट्रेड करता है, तो अभी देखा जाए तो और ज्यादा यहाँ पर प्रेशर बिल्ड हो चुका है। लेकिन एडीबी बैंक की तरफ से जो है यहाँ पर $10 बिलियन देने की बात की गई है जो 2030 तक है। ऑलरेडी अगर देखा जाए तो जो आसियान डेवलपमेंट बैंक है आफ्टर जो है यहाँ पर IMF, तो ये काफी जो है वो पाकिस्तान की हेल्प करते हुए हमें नजर आता है। तो यहाँ पर कुछ इंटरनल जो यहाँ पर फ्लॉज हैं या एक्सटर्नल चैलेंजेस तो हैं ये, तो उसकी वजह से भी इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल रहा है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें जो आप डिस्कस करेंगे। फोर्थ नंबर पर है यहाँ पर टैक्स प्रपोजल, पाकिस्तान टैक्स रिफॉर्म्स प्रपोजल की यहाँ पर बात की गई है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड किया गया है कि जितना भी एनवायरमेंटल कॉस्ट है उसके अंदर कुछ चीजें यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कार्बन एमिशन है तो उसको ऐड करना पड़ेगा, उसके ऊपर टैक्स है। उसके बाद लैंडफिल टैक्स, जो जमीनों के अंदर कूड़ा यहाँ पर दबाया जाता है उसका भी टैक्स। तो देखिए ये यहाँ पर जो है ना उसके बाद एक और चीज भी है जो यहाँ पर बताई गई है, जो विंडफॉल गेन है उसको भी देखना पड़ेगा, इनफॉर्मल इकोनॉमी उसको भी देखना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। फिफ्थ नंबर पर है चाइनाज प्रीमियर वॉज टू एक्सपैंड ग्लोबल ट्रेड पाई की बात की गई है। चाइनाज ग्लोबल ट्रेड विजन क्या है, इस चीज को यहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ पर जो प्रीमियर है उन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी किया यूनिलैटरलिज्म के यूएसए के, और इन्होंने क्या यहाँ पर बात की, इस चीज को भी डिस्कस करेंगे। 6 नंबर पर हमारे पास रहेगा डॉन ऑफ हाईली वोल्टायर मल्टीपोलर ऑर्डर। मल्टीपोलर ऑर्डर को लेकर पाकिस्तान के जो है वो कह लें कि रिलेटेड जो है ऑलरेडी जो है वो एग्जाम के अंदर, CSS एग्जाम्स के अंदर पूछा जा चुका है ऐसे के अंदर। द अनफोल्डिंग पॉली क्राइसिस एंड वोल्टायर मल्टीपोलर ऑर्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास आज। तो फर्स्ट हमारे पास 2 जो है ओपिनियन आर्टिकल्स हैं, और हमारे पास थर्ड एंड फोर्थ जो है यहाँ पर एडिटोरियल आर्टिकल्स हैं, और हमारे पास 5th एंड 6th नंबर पर क्या है, हमारे पास न्यूज आर्टिकल्स हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 जो है यहाँ पर चीजों को डिस्कस। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मिलिया लोधी साहिबा क्या कहती हैं कि यहाँ पर जो है वो यूएसए को जो है वो कुछ सबक हासिल करना चाहिए था जो प्रीवियस उसने यहाँ पर जो है वो वॉर्स लड़ी हैं जाकर। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो लेसन्स फ्रॉम द वॉर, यूएसए को क्या करना चाहिए था, इस चीज को यहाँ पर देखेंगे। 3 क्रिटिकल लेसन्स फ्रॉम द यूएसए ईरान कॉन्फ्लिक्ट, इससे भी यहाँ पर सबक हासिल करने को मिलेंगे यहाँ पर यूएसए को। सबसे पहले जो पॉइंट है यहाँ पर क्या है, हिस्ट्री को हम ऐड करेंगे यहाँ पर पॉइंट्स को। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, द पावर ऑफ नेशनलिज्म।
इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड करते हैं। अब नेशनलिज्म क्या है, इस चीज को आप अंडरस्टैंड कर लें। देखिए नेशनलिज्म क्या होता है कि एक कौम होती है जो बेसिकली क्या करती है, अपने कल्चर, अपने रिलीजन, अपने लैंग्वेज, जितना भी उसका रहन सहन है, वो क्या करते हैं, उसके साथ गहरा ताल्लुक होता है, उसके साथ वो वफादारी करती है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो एक कौम है वो जो है यूनाइट हो जाती है, उनके अंदर यूनिटी देखने को मिलती है, और जिसकी बेस के ऊपर वो क्या करती है, फिर जो है वो वॉर लड़ती है। तो अब ये चीज बेसिकली कही जा रही है। देखें यहां पर एक चीज अंडरस्टैंड करने वाली ये है कि यूएसए ने जब यहां पर वॉर स्टार्ट की तो सबसे बड़ा जो गैप देखने को मिला वो नेशनलिज्म। हालांकि ट्रंप को नेशनलिज्म बोला जाता है कि नेशनलिस्ट है, सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है, ये भी कहा जाता है। लेकिन अब नेशनलिज्म ये था कि जब यहां पर यूएसए ने वॉर स्टार्ट की ईरान के अगेंस्ट, अब देखें सिर्फ जो है ना वो कह लें कि मिलिट्री पावर और यहां पर अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक पावर होना काफी नहीं है, पावर ऑफ नेशनलिज्म बहुत ज्यादा मायने रखती है। ईरान का उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ईरान इस तरह जो है यहां पर जो है वो रिटेलिएट कर सकता है। तो यहां पर जो पावर ऑफ नेशनलिज्म की बात की गई है वो किसके यहां पर बात की गई है, जो ईरान कंट्री है, या जो हिस्टोरिकल अगर उठाकर देखा जाए तो यहां पर वियतनाम है, इराक है, और उसके बाद अगर देखा जाए तो कोरियन वॉर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो अब यहां पर पावर ऑफ नेशनलिज्म देखने को मिला। यहां पर इतनी हालांकि मिलिट्री पावर नहीं थी, इकोनॉमिक पावर नहीं थी, लेकिन ये फिर भी यहां पर लोग लड़े। ठीक है, अब यहां पर ईरान देख लें, एक तरफ इजराइल आपको नजर आता है, एक तरफ आपको यूएसए नजर आएगा, दूसरी तरफ गल्फ स्टेट्स हैं, यूरोप आपको देखने को मिलेगा। तो पूरा यहां पर घेरा पड़ा है, लेकिन उसके अंदर एक पावर ऑफ नेशनलिज्म है। लोग आपस में जुड़ चुके हैं, किसकी बुनियाद के ऊपर, मजहब की बुनियाद के ऊपर, लैंग्वेज की बुनियाद के ऊपर, कल्चर की बुनियाद के ऊपर एक दूसरे के साथ जुड़ चुके हैं, यूनिटी देखने को मिलती है, जिसकी बेस के ऊपर वो क्या कर रहा है, अभी तक भी अपने पांव पर स्टैंड कर रहा है। लेकिन अब ट्रंप की तरफ से क्या है, जो डेमोक्रेट्स है वो क्या कहते हैं, ग्रिगरी मिक्स की आप देख लें, यहां पर अभी जो है वो काउंटर टेररिज्म सेंटर से अभी जो जिन्होंने रिजाइन दिया, जोसेफ कैंट, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने भी रिजाइन दे दिया। अब देखा जाए तो यह भी कहा जाए, यूरोप है, यूरोप भी पीछे हटता हुआ नजर आएगा। सारे पॉइंट्स ऐड करेंगे यहां पर, नेक्स्ट हमारे पास है। अब देखें यहां पर फिर क्या होता है कि जो जोसेफ कैंट है वो भी क्रिटिसाइज करते हैं। डेमोक्रेट्स ने यहां पर रेजोल्यूशंस पास की पार्लियामेंट के अंदर, जो यहां पर पास तो नहीं की लेकिन यह कि पेश की, प्रेजेंट की, लेकिन वो भी रिजेक्ट हो गई। उसको भी हमने डिस्कस किया था यहां पर लास्ट लेक्चर्स में हमारे। तो अब यहां पर देखें कि नेशन का एक कह ले कि यहां पर पेज के ऊपर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहां पर अगर ट्रंप की बात की जाए तो अब यहां पर ऑपोजिशन से की तरफ से क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि भाई ये तो इजराइल की तरफ से लड़ी जा रही है। अब ये भी कहा जा रहा है कि ये तो सारे इजराइल की तरफ से लड़ी जा रही है, ये तो हमारी जंग है ही नहीं। तो ग्रेगरी मिक्स यहां पर जो है वो क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, जोसेफ कैंट यहां पर क्या स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। आप इनकी स्टेटमेंट सुने, जितने भी लेफ्ट विंग वाले डेमोक्रेट्स यहां पर क्या आपको जो है वो देते हुए स्टेटमेंट्स आएंगे कि इन लोगों ने खुद ही यहां पर इमरजेंसी यहां पर क्रिएट की, और यहां पर जो है वो कह लें कि ट्रंप के पास कोई बेस्ट स्ट्रैटेजीज भी नहीं थी वॉर लड़ने के लिए। तो अब देखा जाए तो पावर ऑफ नेशनलिज्म बहुत ज्यादा मैटर करती है, चाहे आपके पास मिलिट्री पावर है, चाहे आपके पास टेक्निकल एबिलिटीज हैं, चाहे आपके इकोनॉमिक पावर बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके साथ साथ जो है यहां पर आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते नेशनलिस्ट जो है सेंटिमेंट्स को, आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो हिस्टोरिकल अगर देखा जाए तो वियतनाम के अंदर देख लें, लोग जुड़े पड़े थे, यूनिटी नजर आई। अफगानिस्तान के अंदर देख लें, यहां पर इराक के अंदर देख लें, कोरिया के अंदर देख लें, तो फिर क्या हुआ था, हालांकि इतनी मिलिट्री पावर होने के बावजूद भी यहां पर मुंह के बल खानी पड़ी। अब ईरान वाला देख ले, आज 4th वीक हो चुका है, वो ट्रंप को पता ही नहीं था कि ये इतनी जंग लंबी हो सकती है, जो आज तक होती भी जा रही है, और जिस तरह यहां पर ईरान रिटेलिएट करता हुआ भी नजर आ रहा है। अब अगर यहां पर करंट रियलिटी की बात की जाए तो करंट रियलिटी क्या है, ईरान अब देख ले कि पूरा यहां पर जो है यूनिटी देखने को मिलती है, लोग बाहर निकल आए। जिस तरह यहां पर वो मसूद पेजेशकान जो है वो यहां पर आपको जिस तरह पब्लिक के अंदर जो है वो घूमते हुए नजर आए। उसके बाद यहां पर अली लारजानी जिनको यहां पर असैसिनेट कर दिया गया, वो भी आपको पब्लिक के अंदर घूमते हुए नजर आए। देखिए यहां पर लोगों को यूनाइट किया गया, और ये होती है पावर ऑफ नेशनलिज्म, जो कि यहां पर अभी यह कहा जा रहा है कि जो यूएसए के अंदर ये नहीं देखने को मिली। उसकी वजह यह थी कि यह कहा जा रहा है कि ट्रंप ने बेसिकली यहां पर जो वॉर स्टार्ट की, ये हमारी वॉर थी ही नहीं, ये डेमोक्रेट्स की तरफ से कहा जा रहा है। सेकंड जो यहां पर यह थी, यहां पर यूएसए को सबक ये तो हासिल करना चाहिए कि भाई एक तो यहां पर नेशनलिज्म बहुत ज्यादा मैटर करती है, जो यहां पर नहीं थी।
अब बार बार क्रिटिसाइज किया जा रहा है, यूरोप की तरफ से क्रिटिसाइज किया जा रहा है, नाटो की हेल्प मांगी गई, वो भी यहां पर नहीं दी गई। तो अब सेकंड क्या था, पर्ल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक एब्सेंस की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या थी कि ऑब्जेक्टिव फेलियर्स, क्लियर ऑब्जेक्टिव ही नहीं थे कि वॉर लड़ किसके लिए रहे। सबसे पहले यहां पर वॉर लड़ी कि 2025 के अंदर 12 डे वॉर रही, तो उस वक्त कहा गया जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर यहां पर अटैक किया गया। फिर यहां पर बात की गई कि जितने भी प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, ईरान उनको सपोर्ट करता है, उनको कम करना पड़ेगा। फिर यहां पर रेजिम चेंज की बात की गई। आए दिन यहां पर ट्रंप की तरफ से कुछ ना कुछ स्टेटमेंट्स के अंदर रद्दोबदल देखने को मिला, ठीक है। कभी वो कह देते हैं कि रेजिम चेंज चाहिए, कभी यहां पर कह देते हैं कि वो जो है ना यहां पर जो है गवर्नमेंट को जितना भी टॉपल करना चाहिए, या उसके बाद यहां पर कुर्दिश को आ जाना चाहिए, कॉमन लोगों को आ जाना चाहिए। उसके बाद कहते हैं कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज को यूरेनियम एनरिचमेंट यहां पर नहीं होने देंगे। ये सारी चीजें यहां पर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहां पर अगर देखा जाए तो क्लियर ऑब्जेक्टिव्स जो होने चाहिए वो यहां पर नहीं थे, है ना। अब ऑब्जेक्टिव जिस तरह यहां पर ईरान ने रिटेलिएट किया, ये ट्रंप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि इस तरह जो है ईरान बेसिकली क्या करेगा, यहां पर अटैक करेगा या रिटेलिएट दोबारा कर सकता है। उसके बाद अगर देखा जाए अनफोर्सीन रेपरकशंस की अगर बात की जाए, तो अब यहां पर ट्रंप का अगर देखा जाए ना, इस नीचे वाले पॉइंट को भी साथ ही ले लेते हैं। द एस्केलेशन ट्रैप का मतलब क्या है, और ज्यादा जो है यहां पर धंसता जा रहा है इस वॉर के अंदर। हालांकि उसकी वॉर भी नहीं थी, फिर भी जो है इसके अंदर वो शामिल हो चुका है, इसके अंदर इंक्लूड हो चुका है। देखिए यहां पर द अजम्पशन को देखेंगे, उसके बाद डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्या है, स्ट्रेटेजिक फेलियर्स क्या है, ये पॉइंट्स यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अनफोर्सीन रेपरकशंस की बात करेंगे तो ट्रंप को यह नहीं पता था कि इसके रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं। एकदम ग्लोबल इकोनॉमी जिस तरह यहां पर हमें फॉल आउट होती हुई नजर आई, और उसके बाद अगर देखा जाए जिस तरह यहां पर ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन जो है यहां पर डिसरप्ट होते हुए नजर आई, और जिसकी वजह से यहां पर 50% एकदम से जो है यहां पर प्राइसेस बढ़ गई। यहां तक पाकिस्तान के अंदर 55 रुपीज को इंक्रीज किया गया। हालांकि 28 डेज का यहां पर जो है वो कह लें कि हमारे पास स्टोर था, लेकिन फिर भी जो है यहां पर उसको जो है वो कह लें कि इंक्रीज किया गया। और उसके बाद यूरोप के अंदर देख ले 50% प्राइसेस बढ़ गई ऑयल एंड गैस की। स्टेट ऑफ हॉर्मुज आपके सामने ही है। तो इतना हो सकता था, ये ट्रंप यहां पर एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। अब ट्रंप ने यहां पर क्या सोचा, अजम्पशंस की बात करें ये सारी चीजें, तो ये नहीं सोचा कि जो वेनेजुला वाला केस अलग है और ईरान वाला अलग है, ठीक है। अब ईरान जो है वो कह लें कि जो यूरोप का कोई 4-5 कंट्री मिलकर फिर देन जो है इतना बनता है। इन्होंने क्या किया, इसके ऊपर अटैक कर दिया। अब इन्होंने ऑलरेडी तो गन बोर्ड डिप्लोमेसी का कहा ही जा रहा है कि गन बोर्ड डिप्लोमेसी का यूज किया, और यहां पर जो है वो कह लें कि वेनेजुला निकोलस मदुरो को यहां पर जो है वो अरेस्ट किया गया। तो ये ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। जब यहां पर अरेस्ट किया गया उसके भी हमने यहां पर पूरा एनालिसिस किया, वो भी आप जाकर जो है अपना प्रीवियस लेक्चर्स ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर क्या हुआ कि उसको अरेस्ट किया, तो अब उसका भूला जो है ट्रंप, उसका भूला उसने क्या किया, यहां पर ईरान के ऊपर अटैक कर दिया कि भाई हम जीत जाएंगे। लेकिन उसको इसके रिजल्ट्स का नहीं पता था कभी क्या हो सकता है। एक चीज तो ये है। तो अब देखें, अब उसके लिए वापस जाना भी मुश्किल है। अब कहीं ना कहीं पे उनकी स्टेटमेंट्स भी देखने को मिलेंगी आपको। क्या स्टेटमेंट्स है ये सुने। देखिए वो ट्रंप की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि हमने जिस तरह यहां पर अटैक किया तो ईरान को जो है वो इस तरह जवाब नहीं देना चाहिए था, इस तरह जवाब देना बनता नहीं था। अब रिटेलिएशन जो है यहां पर बनती नहीं थी। तो ये इस तरह के भी यहां पर स्टेटमेंट्स देखने को मिल रहे। तो कहीं ना कहीं पे जो है वो कह लें कि ट्रंप को यहां पर पछतावा भी हो रहा है कि यहां पर ये वॉर स्टार्ट नहीं करनी चाहिए था। जो यहां पर क्लियर ऑब्जेक्टिव्स ही नहीं है आपके पास कि यहां पर क्या ऑब्जेक्टिव्स हासिल किए जाए। तो ये सारी चीजें हम यहां पर हमें देखने को मिल रहा है। उल्टा लॉस हो रहा है, उल्टा हमें यहां पर एसिमेट्रिकल वॉर देखने को मिल रही है। उसके बाद अगर देखा जाए तो हमें यहां पर मेंटल वॉर या साइकोलॉजिकल वॉर देखने को मिल रही है। आए दिन कुछ ना कुछ स्टेटमेंट्स यहां पर चेंज होती रहती हैं। और यहां पर स्ट्रैटेजीज जिस तरह एसिमेट्रिकल वॉर है, यहां पर मिलिट्री स्ट्रैटेजीज को जिस तरह यहां पर डेली बेसिस के ऊपर डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। एक चीज तो यह है। अब नेक्स्ट पॉइंट समझे कि यहां पर द कॉस्ट ऑफ कोरेसिव जो है यहां पर यूनिलैटरलिज्म, इसको यहां पर अंडरस्टैंड करते हैं। देखें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहां पर हमारे जो एज ए रेफरेंस कोट करने के लिए। ब्रोकन अलायंस और उसके बाद हमारे पास इरोड ट्रस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। देखें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि ग्रीनलैंड वाला केस आपके सामने, हालांकि ये वो ग्रीनलैंड वाला और ये सारी चीजें यहां पर ऐड नहीं है, लेकिन हम एक चीजों को यहां पर पिक कर रहे हैं ताकि आपको जो है वो चीजें क्लियर हो सके, ठीक है। रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहां पर जो है ना ब्रोकन अलायंस, अलायंस क्यों टूटा, यहां पर ट्रंप ने कहा कि डिस्कस करते हैं ग्रीनलैंड वाला केस। देखें
यहां पर क्यों टूटा, अलायंस क्यों टूटा? यूरोप पर भी हेल्प मांगी गई, ट्रंप की तरफ से भी नाटो का मिशन यहां पर स्टार्ट करा है। तो फ्रेडरिक मर्ज ने यहां पर क्या कहा, केयर स्टारमर की स्टेटमेंट आप उठाकर देखें, उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल जो वो कह लें कि इस मिशन के अंदर शामिल नहीं हो रहे, हम अपने जो कह लें कि मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट यहां पर नहीं करेंगे, वैसे हम आपके साथ स्टैंड कर रहे हैं। तो अब ये बाई स्टैंडर वाला काम होगा। बाई स्टैंडर का मतलब होता है आप वर्बली किसी के साथ खड़े होते हैं, लेकिन अगर आप फिजिकली वगैरह कुछ भी नहीं कर रहे होते, उनके साथ नहीं खड़े होते। तो अब ये केयर स्टारमर और यहां पर फ्रेडरिक मर्ज जो चांसलर नजर आते हैं हमें जर्मनी के, तो वो भी यहां पर यही कहते हुए नजर आता है। तो इनका अलायंस जो इन्होंने यहां पर बनाया था, तो वो भी इनके साथ यहां पर नहीं खड़ा हुआ। दूसरा, यहां पर अगर बात की जाए, जिस तरह इन्होंने यूनिलैटरल एक्शंस लिए वेनेजुला को कंट्रोल करने के बाद, ग्रीनलैंड की बात की गई, तो सबसे ज्यादा जो यहां पर मसला यहां पर खराब हुआ ना, वो ग्रीनलैंड के मैटर को लेकर हुआ और ट्रंप की यहां पर स्टेटमेंट्स को लेकर हुआ कि हमेशा से जो है वो कह लें कि यूएसए ही लड़ता आ रहा है और यूरोप को जो है वो हमेशा से यूएसए ने प्रोटेक्ट किया है। इस तरह की जो है वो स्टेटमेंट देखने को मिली। लास्ट टाइम जो है वो कह लें कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऊपर भी काफी जो है यहां पर बातें की गई। मार्क कार्नी जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर है, उनकी तरफ से भी की गई कि ओल्ड रूल बेस्ड ऑर्डर आपका एंड हो रहा है। तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये है कि अब तो थोड़ा रिलेट करने के लिए, अब उसी की उन चीजों की बेस के ऊपर फिर क्या हुआ, ग्रीनलैंड जो है वो बोला कि यूएस ने कि हमें चाहिए, हमारे नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, ऊपर से आर्किटेक्ट सर्कल के अंदर टेंशन एस्केलेट हो रही है, रशिया आगे जो है वो बढ़ रहा है। तो ये सारी चीजें थी यहां पर। तो आर्किटेक्ट सर्कल को लेकर के भी हमने जो है काफी डिस्कशन किए, उसका भी एनालिसिस किया। अब क्या हो रहा है कि वो सामने वही चीजें रखते हो कि यूरोप ने कहा कि अब जो है ना यहां पर जो ट्रांस अटलांटिक रिलेशंस है वो डिसफंक्शन हो चुके हैं, यूरोप को उठना पड़ेगा और अपने यहां पर वो कह रहा है कि हमें अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रांग करना पड़ेगा, अपने रिलेशंस को बिल्ड करना पड़ेगा। यहां पर जो है ना एक इंपोर्टेंट डॉक्ट्रिन है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा, उसके ऊपर मेरा अलग लेक्चर आएगा कि यूरोप किस तरह चाइना और यूएसए के दरमियान में जो है वो रहना चाहता है, किस तरह जो है अपनी अप्रोच को लेकर चल रहा है। तो फिर क्या हुआ कि यूरोप ने यहां पर चाइना के साथ अपने रिलेशंस को बढ़ाया। तो फिर जब यहां पर वॉर स्टार्ट हुई, तो ये जो अलायंस था वो यहां पर टूट चुका था, क्योंकि ऑलरेडी जो है इनके दरमियान में जो है वो काफी जो है हमें क्लैशेस देखने को मिले यूएसए और यूरोप कंट्रीज के अंदर। हालांकि मार्क रूबियो ने यह कहा था कि भाई जो कह लें कि यहां पर यूरोप और जो है वो कह लें कि जो यूएसए एक ही बात है, एक ही सिविलाइजेशन से ताल्लुक रखते हैं, तो हम दूर नहीं हो सकते। तो ये इस तरह की स्टेटमेंट पूरा जो है हमने स्पीच को कवर किया था, ये भी चीज है। तो अब अलायंस टूट चुका है। उसके बाद ट्रंप ने कहा यहां पर जो है ना स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो चुके हैं, तो रशिया को भी आना चाहिए, चाइना को भी आना चाहिए, साउथ कोरिया को, जापान को भी आना चाहिए, लेकिन कोई भी नहीं आया यहां पर, यह भी चीज है। इरोडेड ट्रस्ट की अगर बात की जाए, तो यहां पर फिर इन्होंने क्या कहा कि बुजदिल है, जो नाटो के जितने भी अलायंस हैं वो यहां पर वॉर लड़ने के लिए नहीं आए, तो वो क्या है, यहां पर बुजदिल हैं, और यहां पर ये जो है वो ट्रंप की तरफ से कहा गया। उसके बाद है द इल्यूजन ऑफ सिक्योरिटी गारंटीज की बात की जाए। अब गल्फ स्टेट्स की बात करते हैं। अब यहां पर जो यूएसए की मिलिट्री बेसेस गल्फ स्टेट्स के अंदर देखने को मिलती हैं, तो यूएसए की तरफ से यहां पर जो है अश्योर करवाया गया कि भाई आपको जो है हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि यहां पर जब यूएसए इजराइल ने 28 फेब को यहां पर ईरान के ऊपर अटैक किया, तो ईरान ने रिटेलिएट किया, यहां पर रिटेलिएट जो किया यहां पर डिफेंसिव में, तो उन्होंने गल्फ स्टेट्स के अंदर जितने भी यूएसए मिलिट्री बेसेस थी, तो उनको यहां पर अटैक किया, उनको निशाना बनाया गया। तो इस तरह जो है यहां पर अगर देखा जाए, जितने भी गल्फ स्टेट्स हैं उनकी सिक्योरिटी भी जो है यहां पर जो है वो देखने को नहीं मिली, तो ये चीज भी है। उसके बाद नेक्स्ट जो है यहां पर लास्ट पॉइंट हमारे पास है ईगो ड्राइविंग लीडरशिप इंडेंजर्ड ऑल। अब देखें, अब यहां पर यह भी कहा जा रहा है, जो ग्रिगरी मिक्स है, मैं बार बार कह रहा हूं, जो डेमोक्रेट्स का, उन्होंने कहा था कि ये ट्रंप का अपना यहां पर इमरजेंसी जो क्रिएट किया। हालांकि ट्रंप जो है जो हम कह लें कि यूएसए जो है वो वॉर के लिए यहां पर रेडी नहीं था, या ना ही ट्रंप के पास ऐसी कोई स्ट्रैटेजीज थी। तो अब यहां पर हो क्या रहा है कि कैप्रिशियस डिसीजंस की बात की जाए, तो वॉर लॉन्च्ड बाय पर्सनल ईगो रादर देन नेशनल इंटरेस्ट एंड इग्नोर्स स्ट्रेटेजिक असेसमेंट एंड कॉन्सिक्वेंसेस, ये चीज है। और सेकंड स्ट्रेटेजिक इनकम्पिटेंस की अगर बात की जाए, तो अब जियोपॉलिटिकल और जिस तरह हमें यहाँ पर टेंशन एस्केलेट होते हुए, जिस तरह यहाँ पर इकोनॉमिक अब उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है, ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर, ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन जो है यहाँ पर डिसरप्ट हो चुकी है। तो अब इससे जो है यूएसए को कम से कम जो है ना वो यहाँ पर सबक हासिल करना चाहिए, ये सबक सीखना चाहिए, लेसन्स यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सीखने चाहिए। लेकिन अब क्या होता है कि ये वॉर कितने दिन तक रहते हैं, तो फर्दर जो भी कोई डेवलपमेंट्स होगी तो हम यहाँ पर ऐड करते जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो यहाँ पर
ओपिनियन आर्टिकल रहने वाली है, ये है असेसिंग पाकिस्तान ट्रस्ट। यहां पर जो अभी हमने बात की थी कि यूएसए एनुअल थ्रेट असेसमेंट जो है रिपोर्ट पब्लिश होती है यूएसए की तरफ से। अब एक चीज यहां पर गौर करें आप सॉरी कि जो यूएसए की ये जो असेसमेंट रिपोर्ट है, इसके अंदर यही असेस किया जाता है कि दूसरे स्टेट्स अपने न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को या डिफेंस सिस्टम को किस तरह यहां पर स्ट्रॉन्ग करते हैं, लेकिन अपने बारे में कुछ भी नहीं है। अब ये भी एक्सपर्ट की तरफ से कहा जा रहा है, तो एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि भाई ये तो दूसरों के बारे में असेस करते हैं, इनके बारे में कौन असेस करेगा, ये भी चीज कही जाती है। तो अब इसके अंदर जो है वो कह ले के अभी जिस तरह यहाँ पर पाकिस्तान और यूएसए के रिलेशंस हैं, जिस तरह यहाँ पर मार्क रूबियो की तरफ से या पाउल कपूर की तरफ से पाकिस्तान की जो है वो डिप्लोमेसी को भी रिकॉग्नाइज किया गया, एज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी यहाँ पर कंसीडर किया गया। लेकिन एक चीज यहाँ पर और भी नजर आती है, यहाँ पर है प्रैग्मेटिक यहाँ पर जो है वो पार्टनरशिप। इसका मतलब होता है कि यूएसए हमेशा जो है अपने नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखता है, कोई भी, और हर स्टेट रखती है, क्या करती है, हर स्टेट अपने नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखकर फिर जो वो पॉलिसीज को बढ़ता है। अब इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर आप देखें तो क्या करते हैं, फॉरेन पॉलिसी है, कोई भी अगर स्टेट बना रही तो अपने नेशनल इंटरेस्ट को फर्स्ट रखेगी। अब रियलिस्ट क्या कहते हैं कि स्टेट सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर कैसे क्या है, यहाँ पर स्टेट। तो अब यहाँ पर जो भी चीज है वो अपने कह ले के नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखकर फिर जो है वो हासिल की जाती है। तो अब यहाँ पर यूएसए की जो पॉलिसी देखने को मिलती है, तो आपको पता ही है कि यहाँ पर वो एक ही है कि वो नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखकर, जो कहने का मतलब है ना मेरा, नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखकर जो हमेशा डिसाइड करता है। तो अब देखें कि पाकिस्तान और यूएसए के रिलेशंस में फ्लैक्चुएशन देखने को मिलती है। 1950s के बाद में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को फर्स्ट एड भी यहाँ पर आती है, सीटो और सीटो को भी ज्वाइन किया जाता है। तो उसके बाद यहाँ पर वर्ल्ड वॉर जो यहाँ पर वॉर होती है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 1965 और 1967 है 61 सॉरी। तो इस तरह अगर वॉर जो देखने को मिलती है तो ये भी सारी चीजें। उसके बाद रशिया का यहाँ पर जो है वो गले अटैक देखने को मिला अफगानिस्तान के अंदर। उसके बाद यहाँ पर अगर देखा जाए 20 ईयर्स वॉर लड़ते रहते, फ्लैक्चुएशन हमें देखने को मिली। तो अभी जो है रिसेंटली बड़ी मुश्किल से अगर देखा जाए, जिस तरह यहाँ पर मामला सॉर्ट आउट हुए हैं और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में वॉर भी हुई और उसको जो है यहाँ पर ट्रंप ने एज ए मेडिएटर रोल प्ले किया और उसको यहाँ पर जो है वो बंद करवाई। तो अब फिर से जो है यहाँ पर जो है वो कह ले के पाकिस्तान और यूएस से जो है वो एक दूसरे के ज्यादा क्लोज आ चुके। फिर यहाँ पर कह ले के रेयर अर्थ मिनरल्स को भी यहाँ पर जो है वो कह ले के सामने रखा गया, वो भी यहाँ पर डील होते हुए नजर आई। तो उसके बाद पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो काउंटर टेररिज्म में भी जो अगर देखा जाए तो काफी रिकॉग्नाइज किया गया कि जिस तरह यहाँ पर पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ वॉर लड़ रहा है, या जिस तरह यहाँ पर बेसिकली अफगानिस्तान के साथ वॉर नहीं लड़ रहा है, वो टेररिज्म के अगेंस्ट बेसिकली पाकिस्तान वॉर लड़ रहा है। तो ये भी चीज है। अभी अगर स्ट्रेटेजिक एम्बिग्युइटी की बात की जाए, जो थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट है, इसके अंदर पाकिस्तान का भी नाम दिया गया, यहाँ पर अगर बाकी कंट्रीज नाम दिया गया, यहाँ पर रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया का ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को बढ़ा रहे हैं। अब ये जो तुलसी गबार्ड है, इनकी हमने लास्ट टाइम भी स्टेटमेंट्स डिस्कस की थी। इन्होंने यहाँ पर जो है वो कहा कि जिस तरह ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को बढ़ा रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर, तो ये यूएसए के लिए थ्रेट हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर जो है वो कह ले के रिस्पॉन्स गया था कि यहाँ पर इस चीज को रिजेक्ट किया और पाकिस्तान ने कहा कि जो भी यहाँ पर पाकिस्तान अगर डिफेंस सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है तो वो बेसिकली यहाँ पर जो है वो कह ले के डेटरेंस के लिए कर रहा है, क्योंकि रीजनल लेवल के ऊपर जो है वो कह ले के जिस तरह यहाँ पर अफगानिस्तान के साथ वॉर लड़ रहा है पाकिस्तान, जिस तरह यहाँ पर इंडिया के साथ जो हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, तो इस तरह जो है वो पाकिस्तान ने जवाब दिया कि ये बेसिकली किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि कह ले कि एक डेटरेंस के लिए साउथ एशिया के अंदर। तो ये चीज़ बेसिकली कही गई, जो वाशिंगटन यहाँ पर शुजा नवाज उनकी तरफ से भी ये चीज़ कही गई, यही बात की गई कि बेसिकली पाकिस्तान जो है वो डेटरेंस के लिए जो अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो अब जो है ना कहीं पे जो है ना ये बात जो है ना खुटकती है, अगर देखा जाए ना यहाँ पर आती है यूएसए का अगर देखा जाए तो भाई वो एट द सेम टाइम पाकिस्तान क्या कर रहा है, यहाँ पर चाइना का साथ भी अपने रिलेशंस है, उसके बाद ईरान के साथ भी है, गल्फ स्टेट्स के साथ भी है, हमारे साथ भी है, रशिया के साथ भी बात करता है। तो ये देखें इस तरह की कहीं ना कहीं पे ना एक उनके दरमियान में एक ना चीज आ जाती है कि ये है। हालांकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान अगर जिस तरह मल्टीपोलर वर्ल्ड है तो पाकिस्तान अपने हर स्टेट्स के साथ, और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का एजेंडा भी है भाई रीजनल सिक्योरिटी एंड पीस, बस रीजनल सिक्योरिटी एंड पीस एंड नेबरिंग कंट्रीज है, या रीजनल लेवल के ऊपर जितने भी कंट्रीज हैं या ग्लोबल लेवल के ऊपर कंट्रीज है, उनके साथ अपने रिलेशंस को क्या करना है यहाँ पर
स्मूथली लेकर चलना या कोर्डियल रिलेशंस बनाना जरूरी है। तो ये अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का भी मेन एजेंडा है कि नेबर कंट्रीज के साथ या बाकी कंट्रीज के साथ भी रिलेशंस, अच्छे रिलेशंस होना जरूरी है और सिक्योरिटी एंड पीस होना भी जरूरी है। तो अब ये चीजें भी हैं। उसके बाद एरोडिंग ट्रस्ट की बात की जाए तो अब कुछ चीजें यहां पर देखने को मिल सकती हैं कि जिस तरह यहां पर ट्रंप की आए दिन जो है स्टेटमेंट्स चेंज होती रहती हैं, तो इस तरह जो है ना कहीं न कहीं पे थोड़ा सा जो है ना वो पाकिस्तान के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि इसके ऊपर जो है वो कह लें कि विश्वास किया जाए, इसके ऊपर यकीन रखा जाए या ना रखा जाए, कहीं कभी क्या स्टेटमेंट्स है कभी क्या स्टेटमेंट्स हैं। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर देखा जाए ट्रंप जो है वो कह लें कि CDF है जो आसम मुनीर साहब, उनकी जो है काफी यहाँ पर तारीफ करते हुए भी नजर आते हैं। तो काफी अगर देखा जाए तो सराहा भी जा रहा है। अफगानिस्तान के साथ जिस तरह वॉर हुई तो ट्रंप की तरफ से कहा गया कि जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के वो भी अच्छे हैं, अच्छी तरह जानते हैं, जो CDF है वो भी उनके फेवरेट है, तो वो अच्छी तरह टैकल कर सकते हैं चीजों को। तो इस तरह अगर देखा जाए तो अभी जो पाकिस्तान के अगर रिलेशन USA के साथ काफी अच्छे हैं, और अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को जो है जियो इकोनॉमिक जो पॉलिसी चेंज की है और जिस तरह यहाँ पर कंट्रीज के साथ रिलेशंस बिल्ड कर रहा है, तो इस चीज से यहाँ पर जो है वो एडवांटेजेस लेने चाहिए। तो ये चीज है। अब बात करेंगे, हमारे पास नेक्स्ट है ADB। अब ADB जो देखें, अगर आफ्टर IMF की बात की जाए तो जिस तरह पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल रहा है या अंडर प्रेशर इकोनॉमी देखने को मिली, और लॉन्स की बेस के ऊपर अगर देखा जाए 25th IMF के साथ ऑलरेडी प्रोग्राम चल रहा है पाकिस्तान का, है ना। तो अब उसके साथ चल रहा है तो देखा जाए तो अब यहां पर जो है वो कह लें कि आसियान डेवलपमेंट बैंक भी काफी जो है वो पाकिस्तान को लोन दे रहा है। ठीक है, हमने लास्ट टाइम जो है वो एनर्जी के ऊपर भी बात की थी, लास्ट टाइम हमारे पास इंडस्ट्रीज के ऊपर भी हमने बात की थी। तो ऑलरेडी उसके बाद यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर भी बात की हमने, क्लाइमेट चेंज को लेकर भी बात की, यहाँ पर आसियान डेवलपमेंट ने यहाँ पर मदद की, हेल्प की, यहाँ पर लोन दिया। अगर यहाँ पर देखा जाए तो IMF के बाद आसियान डेवलपमेंट बैंक जो है वो काफी जो है वो पाकिस्तान की हेल्प कर रहा है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर ADB न्यू 5 ईयर स्ट्रेटजीज ऑफर यहाँ पर की गई है पाकिस्तान के सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए। और यहाँ पर एक चीज और भी ऐड की गई है, जो $10 बिलियन की यहाँ पर बात की गई है ADB आसियान डेवलपमेंट बैंक की तरफ से, जो 2030 तक जो है वो फाइनल होंगे। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर तो ये चीज है। लेकिन इसके अलावा अब बात करते हैं, इसके अलावा पाकिस्तान को इंटरनल चैलेंजेस का बहुत ज्यादा सामना करना पड़ रहा है, एक्सटर्नल इश्यूज फेस करना पड़ रहे हैं, और उसके बाद जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होने चाहिए वो यहां पर नजर नहीं आते। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहां पर ऐड करते हैं ताकि आपको चीजें यहां पर क्लियर हो जाए। देखिए, इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर सबसे पहले अगर देखा जाए तो इन्होंने जो यहां पर बात की है यहां पर ADB ने कि भाई सस्टेनेबल प्राइवेट सेक्टर लीड डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस एंड क्लाइमेट रेजिलियंस की इनके बात की कि यहां पर इनकी हेल्प करेगा। लेकिन यहां पर अगर देखें तो इशू क्या रहा है कि एक तो यहां पर जो गुड गवर्नेंस आनी चाहिए वो थोड़ा सा यहां पर प्रॉब्लम आ रहा है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन देखने को मिल रही है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आप कह सकते हैं, जेंडर इक्वालिटी आप जो होनी चाहिए वो यहां पर नजर नहीं आती, थोड़ा सा जेंडर इनक्वालिटी को आप यहां पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उस तरह या जिस तरह हमारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ होनी चाहिए वो भी नजर नहीं आती। उसके बाद जिस तरह यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता जा रहा है उसको भी कम करना पड़ेगा, पॉपुलेशन जो है यहाँ पर बढ़ती जा रही है उसको भी कंट्रोल करना पड़ेगा। अब ये वो इंटरनल चैलेंज है। बाकी देखें, टेररिज्म तो ऑलरेडी आपको पता है कि यहाँ पर अभी सबसे ज्यादा अगर या पहला अगर देखा जाए यहाँ पर बहुत बड़ा इंटरनल चैलेंज तो वो भी टेररिज्म है। ठीक है, अगर देखा जाए पाकिस्तान को इंटरनली सबसे बड़ा चैलेंज जो है अभी फेस करना पड़ा वो टेररिज्म को लेकर है। जिस तरह यहाँ पर बलूचिस्तान के अंदर अटैक्स देखने को मिले या जिस तरह इस्लामाबाद के अंदर देखने को मिले, तो ये तो है इंटरनल। एक्सटर्नल देखा जाए तो एक तरफ अफगानिस्तान के साथ वॉर लगी हुई है, दूसरा यहाँ पर मल्टीपोलर जो वर्ल्ड ऑर्डर देखने को मिल रहा है, तो पाकिस्तान को यहां पर भी चैलेंज फेस करना पड़ रहा है। एक तरफ यहां पर इंडिया की तरफ से यहां पर वाटर एग्रेशन भी देखने को मिल रहा है, दूसरी तरफ यहां पर ईरान की तरफ जो वो देखा जाए तो ईरान और USA और इजराइल के दरमियान में, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए गल्फ स्टेट्स के साथ रिलेशंस, और ये बहुत ज्यादा यहां पर चीजें देखने को मिल रही, जो एक्सटर्नल चैलेंजेस जो है वो पाकिस्तान को फेस करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं पे देखा जाए तो इन इश्यूज या चैलेंजेस को लेकर जो है वो कह लें कि एक क्रिटिकल सिचुएशन हमें देखने को मिल सकती है। तो अब इसकी वजह से जो अगर देखा जाए तो जो इकोनॉमी है वो और ज्यादा जो है वो अंडर प्रेशर होती जा रही है, क्योंकि जिस तरह देखा जाए गल्फ स्टेट्स के साथ पाकिस्तान यहाँ पर अरेबियन सी के जरिए अपनी ट्रेड करता है। अब वही जो आपकी स्टेट ऑफ हॉर्मुज या वही अगर आपको देखने को मिले यहाँ पर पूरा क्योस एंड स्टेबिलिटी, तो इंश्योरेंस प्राइसेस भी बढ़ चुकी है, यहाँ पर शिपिंग कॉस्ट भी बढ़ चुकी है ले जाने और लाने की, क्योंकि वॉर रिस्क है भाई, ये चीज भी है।
तो अब क्या हो रहा है कि उसकी वजह से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की इकोनॉमी फिर जो है अंडर प्रेशर होते हुए नजर आ रही। उसके बाद अगर देखा जाए स्ट्रक्चरल जो रिफॉर्म्स की हम बात करें, अभी जो हमने यहां पर चैलेंजेस की बात की, यहां पर इश्यूज की, तो उनको भी यहां पर देखना पड़ेगा। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आप इंडस्ट्रीज के अंदर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, टैक्स के अंदर रिफॉर्म्स लेकर आ सकते हैं, गवर्नेंस के अंदर रिफॉर्म्स है, इंस्टीट्यूशंस के अंदर रिफॉर्म्स हैं, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, उसके अंदर आप जो है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेकर आ सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम यहां पर देख सकते हैं जिसकी वजह से जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ लेकर जाया जा सकता है पाकिस्तान को, ये इंपॉर्टेंट है। तो अब ये जो है आप यहां पर जो है इनको ऐड कर सकते हैं पॉइंट्स को। अब बात करेंगे टैक्स प्रपोजल की। इसके अंदर जो है ना मैं मोटी मोटी चीजें बता दूं, ऑलरेडी आपको पता ही है कि टैक्सेशन की अगर बात की जाए, सबसे पहले हम यही बात करते हैं कि यहां पर डिजिटलाइज किया जाए टैक्स सिस्टम को पाकिस्तान के अंदर। एक चीज तो हमें यहां पर देखने को मिले, लेकिन यहां पर जो चीजें ऐड की गई हैं, 2-3 चीजें, उनको हम देख लेते हैं। देखिए, आप सबसे पहले तो ये देखेंगे एक्सपेंडिंग द टैक्स नेट की अगर बात करें, डिजिटल सर्विसेज, ऑनलाइन गेमिंग, एड्रेसिंग अ वर्चुअल इकोनॉमी। तो वर्चुअल इकोनॉमी की तरफ यहां पर शिफ्ट होते हुए नजर आ रही है चीज। लेकिन अब यहां पर जो है ना एक और भी है चीज, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखें, इनफॉर्मल इकोनॉमी आपकी चल रही है, कैश बेस्ड आपकी चल रही है, ठीक है। उसकी जो यहां पर जो टैक्स कलेक्ट होना चाहिए, एक तो वो नहीं हो पा रहा। दूसरा, यहां पर अगर देखा जाए रियल एस्टेट का बिजनेस है, वो भी कैश बेस्ड हो रहा है, मोस्टली कैश बेस्ड हो रहा है, ठीक है। वहां पर भी उन लोगों को, कुछ लोगों को यहां पर छूट मिल जाती है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है हम यहां पर डिस्कस करने वाले, विंडफॉल गेन का मतलब होता है जो गैर मुतवक्के जो प्रॉफिट कमाया जाता है, जिस तरह हम यहां पर इनफॉर्मल इकोनॉमी के वगैरह की बात कर रहे थे। कार्बन और लैंडफिल की अगर बात करें, तो लैंडफिल जो जमीन के अंदर कचरा दबाया जाता है, जो कार्बन यहां पर एमिशन होती है, तो उसको क्या करना चाहिए, जो क्लाइमेट पॉलिसी है उसके अंदर जो अखराजात है उनको इंक्लूड करना चाहिए। उसकी वजह क्या है कि भाई जो हालांकि इंडस्ट्रीज कौन चला रहा है, यहां पर सारे एलिट के चला रहे, तो भाई उसके ऊपर यहां पर टैक्स भी होना चाहिए, ये बात की जा रही। तो टैक्स होना चाहिए इसलिए कि भाई वो ऑलरेडी जो है वो पाकिस्तान अगर देखा जाए गवर्नमेंट उसके ऊपर यहां पर इन्वेस्ट कर रही है, क्लाइमेट चेंज के साथ कह ले के लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए क्या कर रही है, मेजर्स अडॉप्ट कर रही है। लेकिन सबसे ज्यादा एमिशन देखा जाए तो इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, तो उनकी बात की जा रही है कि यहां पर उनके ऊपर भी टैक्स होना चाहिए। उसके बाद अगर देखा जाए इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जो लैंडफिल कचरा है, जो मीन्स जमीन के अंदर जो कचरा, कूड़ा करकट यहाँ दबाया जाता है, उसकी भी बात की जा रही है। ताकि मकसद क्या है कि कूड़ा करकट जो यहाँ पर जो कचरा है बेसिकली जमीन के अंदर दबाया जा रहा है, लैंडफिल की बात की जाए, टैक्स लगाने का पर्पस यह है कि वो जो है उसको दोबारा रिसाइकल किया जाए। क्या किया जाए, यहां पर दोबारा रिसाइकल किया जा सके। जिस तरह यहां पर क्लाइमेटिक इश्यू बढ़ रहे हैं उसको कम किया जा सकता है, पॉल्यूशन जिस तरह बढ़ रही है उसको यहां पर जो है वो कम किया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज है। तो अब यहां पर अगर देखा जाए तो अनएड्रेस्ड स्ट्रक्चर इश्यूज है, यहां पर थोड़ा सा इसको ऐड कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। आप ये पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं यहां पर, ठीक है। अब यहां पर देखें, एक तो फेडरल एंड प्रोविंशियल एंड लोकल अथॉरिटी कंसर्न, अब इनकी क्लैरिटी नहीं है। यहां पर देखिए गवर्नमेंट का हमें यहां पर 3 टायर देखने को मिलते हैं, एक आपका फेडरल आ जाएगा, प्रोविंशियल एंड आपका यहां पर लोकल गवर्नमेंट। अब लोकल गवर्नमेंट को जिस तरह यहां पर सपोर्ट करना चाहिए फिनेंशियली या डिसीजन मेकिंग के अंदर इंक्लूड करना चाहिए, तो वो इनको इंक्लूड नहीं किया जाता। तो अब ये चीज है। सेकंड क्या है, रेपिटेशन ऑफ द पास्ट इनफेक्टिव प्रपोजल्स हमें देखने को मिल रहे हैं, वही कह ले के आउटडेटेड, उनको भी दोबारा करना पड़ेगा, रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। फेलियर ऑफ द कन्फ्रंट पॉलिटिकल सेंसिटिव सेक्टर्स, रिटेल, एग्रीकल्चर एंड रियल एस्टेट जो है रिमेन अनटैक्स्ड। तो इनके जो ऊपर भी टैक्स देखने को नहीं मिल रहा है। भाई क्यों? क्योंकि वहां पर सारी एलिट बैठी हुई। तो बेसिकली ये बात की जा रही है कि जो ये टैक्स है उसको जो है वो ब्रॉडन वे में देखना पड़ेगा, और यहाँ पर जो टैक्स यहाँ पर छूट दी जा रही है, टैक्स चोरी भी हो रही है, तो इनके ऊपर जो है वो काम करना पड़ेगा। जिस तरह यहाँ पर डिजिटल दौर आता जा रहा है तो टैक्स को भी वो कहा जा रहा है कि डिजिटलाइज किया जाना चाहिए। तो एक चीज तो यहां पर यह है कि इफेक्टिव रिफॉर्म्स रिक्वायर टैकलिंग द डीपली entrenched informal economy and not just focusing on more easily documented areas to achieve sustainable physical stability। तो अब ये चीज है यहां पर। तो ये पॉइंट्स आप लाजमी ऐड करिएगा जो हम टैक्स की बात कर रहे थे, इसके अंदर इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है। अब बात करेंगे यहां पर चाइना की तरफ से जो पॉइंट्स यहां पर दिए गए, इनको देखते हैं। 5 पॉइंट्स हमारे पास इंपॉर्टेंट रहेंगे, जिनमें से अगर 4 पॉइंट अगर देखें तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरह जो है वो चाइना चाह रहा है कि ग्लोबल लेवल के ऊपर जो ट्रेड को एक्सपैंड किया जाए। अब एक्सपैंड क्यों कर रहा है, बेसिकली यहां पर देखें यूएसए किसके अंदर बिजी है, अभी वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट के अंदर बिजी है। तो यहां पर एक वैक्यूम जो क्रिएट हुआ है, जो एक खला पैदा हुआ है।
अब चाइना चाहता है कि उस खला को यहां पर पुर किया जाए। अब अगर आपको यहां पर मार्क कार्नी की स्टेटमेंट याद हो, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की, जिन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऊपर 19 to 23 जैन 2026 को जो मीटिंग होती है, वहां पर उन्होंने क्या कहा था कि स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी और जो वैक्यूम यहां पर क्रिएट हो चुका है उसको फिल करना चाहिए, मिडिल पावर्स को। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि हम चाइना को भी यहां पर इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना भी सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएसए। तो फिर यहां पर जो है ना, अभी चाइना क्या कर रहा है कि भाई अब यहां पर वैक्यूम क्रिएट हो चुका है, तो इस वैक्यूम को जो है यहां पर पूर किया जाए। तो इन्होंने कहा कि भाई इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर जो ट्रेड पाए की बात की जा रही है कि इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर हर स्टेट का शेयर है, उसका वो कह ले हिस्सा डालता है, और इसको और ज्यादा एक्सपेंड करने की बात की गई। यहां पर सबसे पहले हम यहां पर जो पॉइंट्स हमारे पास रहेंगे वो देख लेते हैं, ताकि आपको चीजें यहां पर क्लियर। देखिए, रीडिंग वाला ये था कि मैं पहले रीड करता था, तो यहां पर बहुत सारा स्टूडेंट्स का यही था कि सर आप रीड करने के बजाय आप चीजों को जो है ना वो समझा दिया करें, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो इसलिए जो है आप रीडिंग से हटकर जो है वो मेन पॉइंट्स आपको बताता रहता हूं, चीजों को डिस्कस कर लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट है, हाई लेवल ओपनिंग अप, सेकंड हमारे पास एक्सपैंड ग्लोबल ट्रेड, एंड थर्ड हमारे पास क्या है, कंडेम यूनिलैटरलिज्म। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, यूनिलैटरलिज्म को भी यहां पर जो है वो कह लें कि चाइना की तरफ से जो है वो थोड़ा सा कंडेम किया गया है, इस चीज को भी देखेंगे। उसके बाद है हमारे पास यहां पर जो फोर्थ नंबर पर है, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट की अगर बात की जाए, सर्जिंग ट्रेड एंड डोमेस्टिक स्लम्प। ठीक है, कंजम्पशन की बात की जा रही है जो गिर गई है आफ्टर पोस्ट पेंडेमिक के बाद। जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस की बात की गई है, यहां पर डिसरप्ट ऑर्डर की बात की है, स्वेयर डिसरप्शन है टू द इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर एंड विद पावर पॉलिटिक्स। तो ये रनिंग रैम्पट, ये चीज भी देखने को मिली। सबसे पहले ये चीज आप अंडरस्टैंड करें कि चाइना जो है अभी रिसेंटली आपको पता है कि यहाँ पर जो हमें डेवलपमेंट्स देखने को मिली चाइना की तरफ से, जिस तरह वो कह लें कि यहाँ पर रीजनल लेवल के ऊपर, और जिस तरह यहाँ पर उसका कह लें कि ग्लोबल लेवल के ऊपर उसने जो है कह लें अपना बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया। और इसी की वजह से जो है वो यूरोप ने क्या किया कि भाई हम चाइना को जो है यहाँ पर जो है वो कह लें कि पीछे नहीं छोड़ सकते या चाइना को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अब यही बात हम जो पहले कर रहे थे, अब यहां पर क्या हो रहा है कि चाइना क्या कर रहा है कि यूएसए तो किसके अंदर बिजी है, बेसिकली जो मैं बात कर रहा था कि वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट के अंदर बिजी है। ठीक है, किसके अंदर है, वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट के अंदर बिजी है। तो अब मिडिल ईस्ट के अंदर वॉर लड़ रहा है। ठीक है, उसके देखा जाए तो पहले किसके साथ लड़ रहा था, यहां पर जो है वो कह लें कि वॉर एंड टेरर अफगानिस्तान के अंदर देखने को मिली। तो अब जो है ना वो टोटली जो है ना कह लें कि इस वक्त वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट में पूरा इन्वॉल्व जो है वो आ रहा है, नजर आ रहा है। ठीक है, यूएसए। अब चाइना का जो यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट, अब दूसरी तरफ देखें रशिया क्या है, रशिया किसके साथ बिजी जा रहा है, यहाँ पर यूक्रेन के साथ। अब चाइना किसी के साथ नहीं जा रहा। अब चाइना ने क्या किया है कि ताइवान को भी पूरा जो है ना घेरे में लिया हुआ, वो भी हम यहाँ पर हमारा प्रोविंस है, वन चाइना पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है हम उसको दोबारा जो है इसके अंदर शामिल करेंगे। ठीक है, तो ये चीज भी देखने को मिली। तो अब चाइना के पास एक कह लें कि वो समझ रहा है कि हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और हम यहाँ पर जो क्या करें, इंटरनेशनल ट्रेड को यहाँ पर एक्सपेंड करें, ज्यादा से ज्यादा स्टेट्स को यहाँ पर इंक्लूड किया जाए, ताकि चाइना को पता है कि मेरी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है पीछे, तो मेरे पास इतनी प्रोडक्शन है, अगर मैं यहां पर स्टेट्स को इंक्लूड करता हूं और उनकी मार्केट्स तक मुझे एक्सेस मिल जाती है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, अपनी प्रोडक्शन इतनी है पीछे से कि मैं उसको यहां पर उस गैप को यहां पर फिल कर दूंगा। और जो दूसरी कंट्रीज है वो बेचारी कैसे यहां पर जो है वो भाई अपनी प्रोडक्शन यहां पर जो है वो जो कर रहे हैं वो कैसे एक्सपोर्ट करेंगे, पूरा तो चाइना। यही बात तो यहां पर क्या जो फ्रेडरिक मर्ज ने भी कहा था जब लास्ट टाइम चाइना के अंदर विजिट किया, उसने कहा भाई आपके जो है वो चाइना की सारी प्रोडक्शन यहां पर देखने को मिल रही है, हमारी प्रोडक्शन है उनको हम कहां पर एक्सपोर्ट करें, तो यह चीज भी कही है। तो अब यहां पर कुछ ना कुछ चाइना ने कहा है कि हम भी जोड़ा वो थोड़ा इंपोर्ट करना चाहते हैं जो बाहर से जितने भी स्टेट्स हैं, तो ये भी एक हो सकता है कि एक चाइना की पॉलिसी हो, जिस तरह यहां पर एक किस्म का दूसरे स्टेट्स तक जो वो एक्सेस हासिल किया जा सके। तो अब यहां पर जो है वो कह लें कि चाइना उस वैक्यूम को बेसिकली कहना का मतलब यह है कि इंटरनेशनल ट्रेड को यहां पर बढ़ाना चाहता है, स्टेट्स को इंक्लूड करना चाहता है, जो वैक्यूम है उसको बेसिकली यहां पर फिल करना चाहता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और उसके बाद इंपॉर्टेंट जो हमारे पास पॉइंट था यूनिलैटरलिज्म की, जो उन्होंने बात की यहां पर क्रिटिसाइज करते हुए हमें नजर आए, तो इस चीज को देख लें। अब आपके जो इनके वजीर आजम है वो क्या कहते हैं, जो इनकी बात कर रहे हैं बेसिकली ली क्यांग की,
वो कहते हैं कि यहाँ पर जो यूनिलैटरलिज्म है यूएसए की तरफ से, उसको भी यहाँ पर काफी क्रिटिसाइज किया गया। ठीक है, तो अब ये सिर्फ चाइना की तरफ से नहीं किया गया, ये यूरोप कंट्री भी यहाँ पर करते रहे, जिसकी बेस के ऊपर कहा यूरोप कंट्री ने भी ना कर दी कि हम इस वॉर के अंदर इंक्लूड या कह लें कि इन्वॉल्व नहीं होंगे, सॉरी इसके अंदर शामिल नहीं होंगे। तो अब ये भी जो है यूरोप की तरफ से कहा गया, जिसकी वजह से जो है ट्रंप ने कहा कि ये भाई यूरोप बुजदल है। तो उसके बाद अगर देखा जाए तो यूनिलैटरलिज्म को भी जो है वो कंडेम किया चाइना ने, ली क्यांग ने, और उसके बाद इन्होंने कहा कि जो इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर है वो यहाँ पर डिसरप्ट हो चुका है, वो यहाँ पर जो है वो कह लें टूट चुका है, या कह लें कि वो यहाँ पर ख़त्म होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसको भी अगर देखा जाए तो काफ़ी जो है कंडेम करा। देखे बाकी जितने भी स्टेट्स हैं ना, उनको एक ही होप थी, और वो होप क्या थी, यहाँ पर मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस, कि भाई मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन है तो अगर कोई मसला है तो हम यूएनओ के अंदर उठा सकते हैं। अब जो है ना प्रीवियस एग्जाम उठाकर देखे कि हम जितने भी एस्पिरेंट्स हैं क्या करते थे कि यहाँ पर जो सजेशन के अंदर क्या देते थे कि भाई जो है ना हमें इंटरनेशनल फोरम के ऊपर वॉइस रेस करनी चाहिए, मींस आवाज उठानी चाहिए, लेकिन आप कहां पे उठाओगे। अब यही वो चीज आ रही है नजर कि क्यों यहाँ पर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं या क्यों या दूसरे कंट्रीज हैं, वो इंटरनेशनल जो लॉ बनाए गए उसको फॉलो करने के ऊपर ज्यादा फोकस देते हैं। तो यही चीज है, पर कहीं ना कहीं पे जो स्टेट की सॉवरेनिटीज है, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं या कह लें कि यहाँ पर जितने भी ग्लोबल साउथ है, तो वो यहाँ पर प्रोटेक्ट हो जाते थे, लेकिन अब वो चीज़ यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही। और यही चीज़ बेसिकली वो कह रहे हैं यहाँ पर ली क्यांग। अब बात करेंगे यहाँ पर जो मल्टी ऑर्डर की बात करते हैं, और मल्टी ऑर्डर आपको पता है कि यहाँ पर मल्टीपोलर ऑर्डर अगर बात की जाए, मल्टीपोलर ऑर्डर की बात करो कि ऐसे के जो पेपर है सीएसएस का भी रिसेंटली, उसके अंदर भी पूछा जा चुका है, पाकिस्तान को रिलेट करके यहाँ पर मल्टीपोलर ऑर्डर की जो बात की गई है यहाँ पर। इसके अंदर देखें, सबसे पहले तो आप देखें कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यहां पर हमें कौन सा सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम कौन सा था यहां पर। देखें आईआर की सीरीज में स्टार्ट करूंगा तो उसके अंदर चीजें आपको ये जितने भी इंपोर्टेंट टर्म्स है, फ्रेजेस है, इनको समझाता जाऊंगा। इंटरनेशनल सिस्टम कौन सा था, यहां पर बाइपोलर था। बाइपोलर का मतलब आपका क्या था, यहां पर एक तरफ कैपिटलिज्म, एक तरफ आपका कम्युनिज्म, एक तरफ आपका यूएसएसआर, एक तरफ आपका वेस्ट। ठीक है, तो उस वक्त अगर देखा जाए तो कुछ कंट्रीज ने ब्लॉक्स को ज्वाइन किया, कुछ उसने किया, कुछ यहाँ पर जो है वो कह लेके न्यूट्रल भी रहे यहाँ पर जैसे इंडिया। तो उसके बाद अगर देखा जाए तो फिर जब यहाँ पर 1991 के अंदर यूएसएसआर ब्रेक होता है, और ब्रेक होने के बाद फिर यूएसए जो है यहाँ पर यूनिपोलर हमें देखने को मिलता है। तो अब जो है मल्टीपोलर वर्ल्ड जो देखने को मिल रही है, इसके पीछे रीजंस क्या है। देखें सबसे पहले तो आप ये देखें कि जो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर जो देखने को मिला, देखें ब्रिक्स है, एससीओ है, आसियान है, जितने भी यहाँ पर जो है कह लें कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो देखने को मिली रीजनल लेवल के ऊपर, इनको एक साइड पर रखते हैं एक बार कि अब सबसे बड़ा जो यहाँ पर हालांकि अगर देखा जाए इन ऑर्गेनाइजेशंस ने रीजनलाइजेशन को बढ़ाया, मल्टीपोलर सिस्टम की बात की, रीजनलाइजेशन की यहाँ पर बात की। ठीक है, तो ये मल्टीलैटरलिज्म को स्ट्रेंथन करने की बात की। यहाँ पर बात कर रहे हैं यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं यहाँ पर वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट को लेकर 2022 के अंदर क्या होता है, यहाँ पर यूक्रेन और रशिया के दरमियान में वॉर स्टार्ट होती है। अब उस वॉर से सबसे ज्यादा जो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा वो पड़ा यहाँ पर डेवलपिंग स्टेट्स के ऊपर, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है उनके ऊपर सबसे ज्यादा जो है हमें नेगेटिव इंपैक्ट पड़ते हुए नजर आया, जिसकी वजह से फिर क्या हुआ कि यहाँ पर जो स्टेट्स थी वो अपने आप को इनसिक्योर फील किया कि भाई अब हमें यहाँ पर सिक्योरिटी चाहिए। तो सिक्योरिटी चाहिए तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर अपने जो रिलेशंस है वो अपने यहाँ पर जो है वो बढ़ाने शुरू करिए। अब मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर क्या होता है कि जो पावर होती है वो आपकी फर्दर डिवाइड हो जाती है। बाइपोलर के देखा जाए तो पावर दोनों के पास थी, दो ब्लॉक्स के पास, एक तरफ यहाँ पर रशिया, दूसरी तरफ आपका यहाँ पर वेस्ट, फिर यहाँ पर पावर एक साइडेड वन साइडेड होगी। अब पावर जो है फर्दर डिवाइड हो चुकी, अब रशिया भी है, अब उसके बाद चाइना भी है, इंडिया भी है, तो इस तरह ब्राजील भी है। तो इस तरह जो है ना पावर जो है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया भी, ऑस्ट्रेलिया कह सकते हैं आप, यूरोपियन कंट्रीज कह सकते हैं, यहाँ पर कनाडा भी कह सकते हैं। तो ये क्या होगा, पावर यहाँ पर फर्दर डिवाइड हो चुकी है। तो इसीलिए तो यहाँ पर जो है मार्क कार्नी ने कहा था स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और मिडिल पावर्स को अपना रोल प्ले करना चाहिए। तो सबसे बड़ा जो यहाँ पर इश्यू मेन बना यहाँ पर मल्टीपोलर वर्ल्ड जो हमें जो है वो बढ़ता हुआ नजर आया वो यूक्रेन और रशिया। अब रही सही कसर जो है वो मिडिल ईस्ट वाला जो मामला है उसने निकाल दी। रशिया के ऊपर सैंक्शंस भी लगाए गए, यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से भी लगाए गए, उसके बाद यूएसए की तरफ से भी लगाए गए,
फिर यहाँ पर कंट्रीज को, स्टेट्स को जो है वो टैरिफ का भी सामना करना पड़ा। तो ये किसकी वजह से भी, आप रशिया के साथ बेसिकली आप क्या कर रहे हो और रिलेशंस बढ़ा रहे हो। उसके बाद जो है मिडिल ईस्ट को लेकर जो है अभी जो है सबसे ज्यादा जो अभी इशू मेन देखने को मिल रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर। तो अब यहाँ पर हर स्टेट्स, या चलो हर स्टेट्स को साइड पर रखे, यूरोप जो यूएसए के साथ इतना क्लोज है वो भी अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहा है कि भाई हम अपना डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग करेंगे। मार्क कार्नी या फ्रेडरिक मर्ज, मारियो द्रैगी, आप इनकी स्टेटमेंट सुने, ठीक है। तो यहां पर जॉर्जिया मेलोनी उन्होंने क्या कहा, ठीक है। तो अब देखें यहां पर यूरोप ने कहा कि भाई हम जो है यूएसए के जो वॉर लड़ रहा है इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं। उसको पता है कि अगर हम वॉर के अंदर इन्वॉल्व हो गए तो उधर से रशिया में मार देगा भाई, क्योंकि रशिया सार के ऊपर बैठा हुआ है और इतनी पावर, इतना उतना डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग है नहीं यूरोप का कि वो टैकल कर लेगा, क्योंकि यूएसए तो एक तरफ पड़ता है ना, तो वो तो जी रहा है अपनी जिंदगी। लेकिन ये जो यूरोप है यहां पर मेडिटेरेनियन सी के अफ्रीका कंट्री के साथ भी कनेक्ट है, ठीक है। उसके बाद देखा जाए यहां पर पूरा अफ्रीकन कंट्रीज के साथ भी है, गल्फ स्टेट्स के साथ भी है। उसके बाद यहां पर अगर देखा जाए रशिया के साथ भी अटैच कर रहा है यहां पर पूरा। तो उसका अगर वो इधर शामिल हो जाएगा तो ऑलरेडी जो यहां पर इंपोर्ट करता है एनर्जी, जो करता था पहले रशिया से, तो अब वो कहीं ना कहीं गल्फ स्टेट से कर रहा था, तो अब उसके लिए तो इश्यू बन सकता है बहुत बड़ा। तो अब इसलिए जो है वो यहाँ पर जो है वो वॉर के अंदर उसने कहा भी हम शामिल नहीं हो रहे, वैसे आपके साथ खड़े हैं यहाँ पर एज ए अलाई, ठीक है। अब देखें यहां पर जो है ना मल्टीपोलर ऑर्डर, बात करने का मकसद यह था कि अब ये वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट देखते हुए कि अब मल्टीपोलर ऑर्डर और ज्यादा जो है हमें देखने को मिल रहा है, मल्टीपोलर वर्ल्ड बनते हुए नजर आ रही है और ज्यादा। उसकी वजह क्या है कि वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट, और किस तरह जिस तरह का यूएसए का बिहेवियर था। वेनेजुएला वाला केस आपके सामने ही है, ग्रीनलैंड वाला केस आपके सामने ही है, अभी रही सही कसर जो है वो मिडिल ईस्ट वाला मामला है। और यही वो ट्रंप था जो पहले कहा जाता था भाई जो है ना वो 8 वॉर्स जो है यहाँ पर सीज फायर करवाई है ट्रंप ने यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले तो इरोडिंग वेस्टर्न डोमिनेंस की बात की जाए तो यहाँ पर यूक्रेन, वेस्टर्न स्टॉलमेंट एंड ऑयल प्राइसेस हाइस बूस्ट रशियाज रेवेन्यू, यहाँ पर इसको फायदा हुआ। मिडिल ईस्ट की बात करें तो स्टेन्स यूएसए अलायंस बेनिफिटेड चाइना एंड रशिया। अब यही बात है कि इसी चीज से चाइना फायदा उठा रहा है, अब ये चीज है। उसके बाद यूएसए क्रेडिबिलिटी एज ए मैरीटाइम सिक्योरिटी प्रोवाइडर चैलेंज्ड बाय स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जो अभी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो मैरीटाइम इतनी सिक्योरिटी हाई होने के बावजूद भी, अच्छी होने के बावजूद भी अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज को यहाँ पर ईरान की तरफ से क्लोज कर दिया गया। अब देखें हम बात कर रहे थे ना पावर ऑफ नेशनलिज्म, वो बहुत ज्यादा मायने रखती है। चाहे आपके पास मिलिट्री पावर है, टेक्निकल पावर है, इकोनॉमिक पावर है, लेकिन पावर ऑफ नेशनलिज्म भी कोई चीज है, जो अभी मलिया लोधी साहब पीछे बात कर रहे थे, हम ओपिनियन जो डिस्कस कर रहे थे। ग्लोबल स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन की बात की जाए तो यहां पर देखें यूक्रेन और यहां पर जो वॉर हुई रशिया की वजह से, तो यहां पर कितना इन्फ्लेशन कितनी देखने को मिली, 25 to 40% हमें देखने को मिली। अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज जिस तरह यहां पर बंद कर दी गई है और जिस तरह ग्लोबल ऑयल सप्लाई यहां पर जो है वो डिसरप्ट हुई है, तो इसकी वजह से तो मामला और बिगड़ सकता है। ग्लोबल इकोनॉमिक मेल्ट डाउन, ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। तो इससे हो क्या रहा है कि मल्टीपोलर ऑर्डर जो है वो एक बार फिर जो है हमें हाईली वॉल्टाइल होता हुआ नजर आ रहा है। अब चीजों को अंडरस्टैंड करें, यहां पर सप्लाई चेन कॉस्ट एंड राइजिंग फ्यूल कॉस्ट डिस्प्रोपोर्शनेटली अफेक्ट द ग्लोबल साउथ। तो अगर देखा जाए तो उस वक्त भी यहां पर ग्लोबल साउथ के ऊपर इंपैक्ट पड़ा था, और आज भी किसके ऊपर यहां पर इंपैक्ट पड़ रहा है, पूरा ग्लोबल साउथ के ऊपर पड़ रहा है। तो अब यहां पर यह देखें कि पूरा अगर देखा जाए मल्टीपोलर ऑर्डर जो है अभी पूरा, तो वो अभी कह ले कि उसके अंदर जो है ना एक पूरी कशमकश, आप कह ले कि क्योस एंड इंस्टेबिलिटी देखने को मिल। उसकी रीजन क्या है, वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट। टोटली अगर सिनेरियो देखा जाए तो क्या देखने को मिल रहा है, वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है हमें यहाँ पर। तो आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट था हमारा न्यूज आर्टिकल जिसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया। तो पोली क्राइसिस भी यहाँ पर इसके अंदर था कि यहाँ मल्टीफेरियस यहाँ पर जो क्राइसिस देखने को मिल रहा है हमने जो अभी यहाँ पर डिस्कस किया यहाँ पर, ठीक है। अब करते हैं यहां पर हमारे वोकैब को डिस्कस करते हैं दोस्तों, वन बाय वन जो है इन वर्ड्स को डिस्कस करते हैं। वर्ड क्या रहेगा हमारे पास, इनडोमिटेबल। इनडोमिटेबल मींस क्या था, इम्पॉसिबल टू डिफीट और वेरी स्ट्रॉन्ग, वाइल्ड मींस क्या था, नाकाबिले शिकस्त, जिसको हराया ना जा सकता, जो बहुत ज्यादा मजबूत होता है बेसिकली उसको बोला जाता है। सिनोनिम क्या बनेगा इसका, अनकंकरेबल, जिसको हराया ना जा सकता, और नाकाबिले शिकस्त, और रेजिलियंट आप कह सकते हैं जो मजबूत होता है। उल्टा क्या बनेगा ऑपोजिट रेजिलियंट का, यहां पर वीक को बोला जाता है। अनकंकरेबल आप बोल सकते हैं सबमिसिव। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा,
मायड, मायड मीन्स क्या होता है, स्टक और ट्रैप्ड इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है, मुश्किल हालात में बेसिकली फंस जाने को बोला जाता है यहाँ पर मायड, ठीक है। सिनोनिम क्या है यहाँ पर, स्टक या बॉग डाउन, और उल्टा क्या बनेगा यहाँ पर, फ्री हो जाना या रिलीज हो जाना। डिबेकल, डिबेकल ऑलरेडी हम राइटिंग स्किल के अंदर यूज करते हैं डेली बेसिस के ऊपर। सडन एंड कंप्लीटली फेलियर आप बोला जाता है, मुकम्मल आप कह लें कि नाकामी या बदतरीन नाकामी या तबाही आप कह सकते हैं। सिमिलर मीनिंग क्या बनेगा इसका, सिनोनिम फियास्को या कोलैप्स कर जाना को बोला जाता है। तो उल्टा क्या बनेगा, ऑपोजिट सक्सेस या ट्रायम्फ आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मींस होता है जो इक्वल ना हो, जो बराबर ना हो उसको बोला जाता है। अनइक्वल आर लैकिंग बैलेंस, जिसके अंदर बैलेंस ना हो, बिल्कुल बराबरी ना हो, तो यहां पर अनइवन या इम्बैलेंस्ड कह सकते हैं, इसका सिमिलर मीनिंग। उल्टा क्या बनेगा, सिमेट्रिकल या बैलेंस्ड, बिल्कुल बराबर, इक्वल। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या बने है यहाँ पर, ट्रांसेंड। ट्रांसेंड मींस क्या होता है यहाँ पर, टू राइज अबव और गो बियॉन्ड लिमिट्स, हद से ज्यादा तजावज कर जाना या हद से ज्यादा आगे बढ़ जाना। सरपास इसको बोलेंगे या एक्सीड, ठीक है। तो उल्टा क्या बनेगा, फॉल शॉर्ट या डिसेंड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, फ्रेज है हमारे पास, फूल्स एरेंड। फूल्स एरेंड का मतलब होता है यूजलेस और पॉइंटलेस टास्क, जो है ना फजूल काम जो आप कह सकते हैं, या फजूल कोशिश आप इसको कह सकते हैं। फ्यूटाइल टास्क, फजूल किस्म का टास्क आप कह सकते हैं। पॉइंटलेस मिशन, जिसका कोई मकसद ही ना हो, ठीक है। तो उल्टा क्या बनेगा इसका, मीनिंगफुल टास्क आप कह सकते हैं, यूजफुल एफर्ट आप इसको कह सकते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, इन्फ्लिक्टेड। इन्फ्लिक्टेड मींस क्या है यहाँ पर, कॉज्ड हार्म और डैमेज, ठीक है। क्या होता है, बिल्कुल नुकसान पहुंचाना या बहुत ज्यादा दबाव या प्रेशर डालने को बोला जाता है, ठीक है। सिमिलर मीनिंग क्या बनेगा, इम्पोज्ड या कॉज्ड। उल्टा क्या बनेगा, रिलीव्ड या एलिविएटेड आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है, बीरेटेड। बीरेटेड मींस क्या होता है, स्कॉल्डेड एंगरली, बुरी तरह जो है डांटना या गुस्से से डांटना किसी को बोला जाता है। तो इसका क्या बनेगा, सिनोनिम यहाँ पर स्कॉल्डेड या रेप्रीमेंडेड मींस, अब रिब्यूक भी कह सकते हैं, बेसिकली डांटने को बोला जाता है, डांट डपट लगाना। उल्टा क्या बनेगा, ऑपोजिट प्रेस्ड या कमेंट तारीफ करने को बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, कैप्रीशियस। कैप्रीशियस मींस क्या होता है, चेंजिंग सडनली या अनप्रिडिक्टेबल, ठीक है। आप कह लें कि गैर मुस्तकिल मिजाजी आप कह सकते हैं, बार बार चेंजिंग जो आती रहती है उसको बोला जाता है। अनप्रिडिक्टेबल या फिकल बोला जाता है। फिकल इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारे पास। उल्टा क्या बनेगा, एक जगह पे ऊपर स्टेबल कर जाना, कंसिस्टेंट होना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस ये किसका ऑपोजिट यहाँ पर, डाइवर्जेंस, ठीक है। कन्वर्जेंस क्या होता है, कमिंग टुगेदर, दो चीजों को आपस में कनेक्ट कर देना या मिला देना, इकट्ठे कर देना, मीटिंग एट पॉइंट, ठीक है। इसका क्या बनेगा यहाँ पर, सिमिलर मीनिंग यूनियन या मर्जिंग, ठीक है। तो उल्टा क्या बनेगा, डाइवर्जेंस या सेपरेशन। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, ब्लिस्टरिंग। ब्लिस्टरिंग मींस क्या होता है, एक्सट्रीमली इंटेंस और सीवियर, शदीद किस्म का बोला जाता है यहाँ पर। इंटेंस सिचुएशन आप जिस तरह बोल सकते हैं, इसी तरह ब्लिस्टरिंग सिचुएशन भी बोल सकते हैं, इंटेंस या सीवियर। तो उल्टा क्या बनेगा, बिल्कुल माइल्ड या जेंटल आप इसको कह सकते हैं। वर्ड हमारे पास क्या रहने वाला है, फ्लक्स। फ्लक्स ऑलरेडी हम यूज कर रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर। कंटिन्यूअस चेंज, ठीक है, मुस्तकिल जो है यहाँ पर तब्दीली होते रहना, मूवमेंट होता रहना। चेंज या इंस्टेबिलिटी कह सकते हैं आप यहाँ पर। उल्टा क्या बनेगा, स्टेबिलिटी या परमानेंस। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, एक्सट्रावेगेंस। एक्सट्रावेगेंस मींस क्या होता है, एक्सेसिव स्पेंडिंग और बिहेवियर, फजूल खर्च करने को बोला जाता है एक्सट्रावेगेंस, ठीक है। सिमिलर मीनिंग क्या बनेगा, लेविशनेस या एक्सेस आप इसको बोल सकते हैं। उल्टा क्या बनेगा, थ्रिफ्ट या इकोनॉमी आप इसको बोल सकते हैं, कंजूसी, कफायशारी करना। प्रोट्रैक्टेड मींस क्या होता है, लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे अरसे तक जो उसको तूल देना या खींचते जाना, कोई भी मामला है प्रोलॉन्ग करना, ठीक है, एक्सटेंड करना। उल्टा क्या बनेगा, ब्रीफ या शॉर्ट कर देना। लास्ट वर्ड हमारे पास क्या है, फेंडेड। फेंडेड मींस क्या है, डिफेंडेड और वार्डेड ऑफ, ठीक है, डिफेंड करने को बेसिकली बोला जाता है यहाँ पर, डिफेंडेड या रिपेल्ड। उल्टा क्या बनेगा, स्टैंडर्ड कर देना या यील्डेड। तो आई होप आपने लेक्चर अंडरस्टैंड किया होगा एंड थैंक यू सो मच।